ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अराजकता सरदार, शैतान प्रणाली के साथ एल्ड्रिच में पुनर्जन्म। अध्याय 91। वेल के बढ़े हुए आंकड़े और अविश्वसनीय रूप से उच्च चपलता ने उसे एक पल में प्रतिक्रिया करने की अनुमति दी। उसका शरीर इतनी गति से आगे बढ़ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि लिंक्स के रास्ते में एक छवि बन गई है। उसने शक्तिशाली छलांग को रोक दिया, बमुश्किल लिंक्स के उस तीखे नुकीले दांतों से बच पाया जो खाली हवा में झपट रहे थे जहां वह बस एक सेकंड पहले खड़ा था। बिना एक पल बर्बाद किए उसने जवाबी हमले में अपनी तलवार लहराई। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि जैसे ही वह किनारे से हटा, आइसफैंग लिंक्स ने पलटवार किया और सुरक्षित दूरी पर वापस भाग गया। उसकी ठंडी आंखें बुरी नीयत से चमक रही थीं जो उसके मांसल शरीर को कभी नहीं छोड़ती थीं। तेज और चालाक, वेल ने अपनी सांस के नीचे कहा, आइसफैंग लिंक्स की शक्ति को स्वीकार करते हुए। ये प्राणी किसी भी जानवर से अधिक शक्तिशाली है जिसका मैंने कभी सामना किया है। अचानक लिंक्स से एक गहरी, कर्कश दहाड़ गूंजी। उसका युद्धघोष जंगल के दूसरे क्षेत्र में गूंज उठा। उसकी शक्तिशाली दहाड़ के कारण वेल के कानों से खून बहने लगा, लेकिन उसका भाव स्थिर रहा और उसकी निगाहें उसके आकार पर टिकी रहीं। घायल होने के बावजूद उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया। ये स्पष्ट रूप से उसके असंवेदनशील गुण की प्रभावशीलता को उजागर करता है। श्वा, लिंक्स के चारों ओर की हवा ठंडी होने लगी और उसने उस ठंड को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे हवा के झोंके उसके चारों ओर घूमने लगे। उसने इच्छा की और घूमती हुई ठंडी हवाएं कई तीखे, बर्फीले कौंटों में संघनित हो गईं जो जमे हुए खंजरों की तरह हवा में लटकी हुई थीं, एक पल की सूचना पर फेंके जाने के लिए तैयार। रावो, लिंक्स ने एक और शक्तिशाली दहाड़ लगाई और एक पल में बर्फीले कांटे आगे की ओर बढ़ गए, घातक प्रक्षेपास्त्रों की बौछार की तरह सीधे वेल की ओर बढ़ गए। आने वाले हमलों को देखकर वेल की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उनमें घबराहट का कोई संकेत नहीं देखा जा सकता था। अपनी बेहतर गति का उपयोग करते हुए वह बर्फीले प्रक्षेपियों की घातक बारिश से बचता हुआ आगे निकल गया। जैसे जैसे वह बर्फीले कांटों से बाल बाल लेकिन कुशलता से बचता गया, ये जीवन और मृत्यु का एक तंग बुनना नृत्य जैसा लग रहा था। हालांकि उसने उनमें से अधिकांश को चकमा दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वह चकमा नहीं दे सका। उन्होंने उसकी जान लेने की धमकी दी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, कुछ कांटों ने उसे मारने की धमकी दी, लेकिन उसकी शापित तलवार ने उन्हें तेजी से काट दिया, जिससे वे बर्फ की बौछार में बिखर गए। वूश वूश वूश, अपने पीछा में अथक आइसफैंग लिंक्स ने अधिक से अधिक कांटों को इकट्ठा किया और उन्हें वेल पर फेंक दिया। स्तर 28 का जानवर वेल को घायल करने पर आमादा लग रहा था, अपने मन को अथक हमले को बनाए रखने के लिए कगार पर धकेल रहा था। वेल अपनी चपलता में 60 अंक होने के बावजूद पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। हालांकि उसने बहुत तेजी से आगे बढ़कर और अपनी शापित तलवार का इस्तेमाल करके उनमें से अधिकांश को चकनाचूर कर दिया, लेकिन कुछ बर्फीले कांटों ने उसे छूकर उसकी त्वचा में उतले घाव कर दिए और फिर उसके आगे निकल गए। हालांकि उसके घाव से खून बह रहा था, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। उसकी काली आंखें लिंक्स पर टिकी हुई थीं, हमला करने के लिए एक उपयुक्त क्षण की तलाश में। लिंक्स ने एक बार फिर उस पर बर्फीले प्रोजेक्टाइल से हमला किया, लेकिन वह घायल हुए बिना बच गया। तुरंत उसने लिंक्स को थोड़ा लड़खड़ाते हुए देखा, जो कि मैना थकावट का स्पष्ट संकेत था। ये नज़ारा देखकर वेल के होंठ मुड़ गए। मेरा मौका आ गया है। स्वूश, अपने घुटनों को तेजी से मोड़ते हुए वेल ने खुद को आगे बढ़ाया। उसका रूप बिजली के झटके की तरह इलाके में धुंधला हो गया। उसने एक पल में ही अपने और लिंक्स के बीच की दूरी को पाट दिया, इससे पहले कि जानवर कुछ प्रतिक्रिया कर पाता। अगले ही पल उसकी कुंभ तलवार हवा में उठी, लिंक्स के शरीर पर एक साफ क्षैतिज रेखा खींचती हुई। प्रहार की गति और सटीकता ऐसी थी कि एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर लगभग धीमी गति में लिंक्स का शरीर उसमें अलग हो गया। भयानक घाव से खून का फव्वारा फूट पड़ा। धमाका, लिंक्स का बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। खून आंतों के साथ दोनों हिस्सों से बाहर निकल आया, जिससे नीचे की बर्फ गहरे अशुभ लाल रंग में रंग गई। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने लेवल 28 आइसफैंग लिंक्स को हरा दिया है। आपको +28 एक्सपी मिलता है। चूंकि आपने जिस राक्षस को हराया है वह आपसे एक पूरा चरण ऊपर है, इसलिए आपको कई 100 अतिरिक्त अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने लेवल बढ़ा लिया है। आप 9 से लेवल 10 पर पहुंच गए हैं। आपको जोड़ 2 स्टेट पॉइंट मिलते हैं और आपके लेवल 2 ब्लड डेविल ब्लडलाइन में 10% अपग्रेड मिलता है। होस्ट के लेवल 2 ब्लड डेविल ब्लडलाइन की अगले लेवल की ओर वर्तमान प्रगति 5100%। अगले लेवल तक पहुंचने के लिए आवश्यक एक्सपी 800/3500। उसके दिमाग में एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया, लेकिन इसने उसका ध्यान खींचा। उपयोगकर्ता अब एक सेकेंडरी क्लास रजिस्टर कर सकता है। उसके सामने कई विकल्प आए, जिनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय सेकेंडरी क्लास का प्रतिनिधित्व करता था, जिसके लिए वह रजिस्टर कर सकता था।
पहला विकल्प अपनी व्हाइटमोर ब्लडलाइन को व्हाइट डेविल क्लास के रूप में रजिस्टर करना था। व्हाइट डेविल्स अपनी चपलता और कुछ हद तक अग्नि तत्व को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। अन्य डेविल वर्ग अर्थात शैडो डेविल्स, फ्लेम डेविल्स, विंड डेविल्स, अर्थ डेविल्स और वाटर डेविल्स भी मौजूद थे। प्रत्येक वर्ग ने कौशल और विशेषताओं का एक अनूठा सेट पेश किया, प्रत्येक समान रूप से आकर्षक। अंतिम विकल्प कुछ पूरी तरह से अलग था, जादूगर। जादूगर शक्तिशाली लोग थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग करने में सक्षम थे। वे विभिन्न जादुई औषधि बनाने में कुशल होने के लिए बेहतर जाने जाते थे। एक जादूगर के रूप में पंजीकरण करने से उन्हें एक आर्केन हॉर्ट भी मिलेगा, एक विशेष अंग जो आत्मा शक्ति का उत्पादन कर सकता है। वेल ने अपने विकल्पों पर विचार किया। उनका मुख्य वर्ग पहले से ही काफी शक्तिशाली था। एक और डेविल क्लास प्राप्त करना अनावश्यक लग रहा था। उल्लेख नहीं करने के लिए एक वर्ग के रूप में अपनी जन्मजात रक्तरेखा शक्तियों को पंजीकृत करना जादूगर बनने जितना आकर्षक नहीं लगता था। आखिरकार जादूगर ही वे थे जो ऐसी औषधियां बनाते थे जो रक्तरेखाओं को जगा सकती थीं और उन्नत कर सकती थीं। वे कुछ औषधियां बेचकर आसानी से अमीर बन जाते हैं और राज्य में जहां भी जाते हैं जनता उनका सम्मान करती है। वेल ने आंखें सिकुड़ी, उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। अगर मैं उनकी श्रेणी में शामिल हो सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से बहुत सारा धन कमा लूंगा। इसमें समय लग सकता है लेकिन ये होगा। साथ ही मैं रहस्यमय हृदय के साथ पैदा नहीं हुआ हूं। अगर मैं यह मौका चूक गया तो मुझे इसे प्राप्त करने का दूसरा अवसर कभी नहीं मिलेगा। यह ऐसा अवसर था जो जीवन में एक बार ही आता है। वेल को इसके महत्व का पूरा एहसास था। वह अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह के अवसर दुर्लभ और कीमती होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक सुनहरा अवसर देखते ही उसे पहचान लेता था और वह जानता था कि इसका अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। वेल ने अपना मन बना लिया। उसने एक जादूगर के रूप में पंजीकरण करने का फैसला किया। हालांकि उसने सोचा कि यह प्रक्रिया खतरनाक हो सकती है क्योंकि उसके शरीर में एक पूरा अंग बन जाएगा और इससे वह असुरक्षित हो सकता है। इसलिए उसने समझदारी से काम लेने और पंजीकरण के साथ आगे बढ़ने से पहले एक सुरक्षित स्थान खोजने का फैसला किया। जादूगर के रूप में पंजीकरण करने से पहले मैं पहले स्टेशन पर वापस आऊंगा और मार्शल से सीमा में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करूंगा। ये वहां सुरक्षित है। मैं ये कदम तब उठाऊंगा जब मैं व्यवस्थित और तैयार हो जाऊंगा, वेल ने सोचा। वेल को सांस लेने का मौका ही नहीं मिला था कि उसने देखा कि एक व्यक्ति उसे समाशोधन के किनारे से देख रहा है। एक युवक जो मूल रूप से विलासिता के कपड़े पहने हुए था वहां खड़ा था, बिना पलक झपकाए वेल को आश्चर्य और सम्मान के भाव से देख रहा था। वह युवक वेल की आइसफैंग लिंक्स के खिलाफ लड़ाई को सुरक्षित दूरी से देख रहा था। उसे अकेले ही मारते हुए देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह मेरी समस्या का समाधान हो सकता है। मुझे उसे फंसाने के लिए अपना सब कुछ देना होगा, उसने वेल के पास पहुंचते ही खुद से कहा। अल्फ्रेड। वेल ने आंखें सिकोड़कर देखा क्योंकि उसने उस युवक को अल्फ्रेड के रूप में पहचाना। मोंटमोरेंसी परिवार के इस युवक ने उसके दिमाग में पहली ही गहरी छाप छोड़ दी थी। वह उसे पहचाने बिना नहीं रह सकता था। मैं समझ सकता हूं कि उसका मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, लेकिन पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। वेल की छठी इंद्री, जो आमतौर पर संभावित खतरे की उपस्थिति पर झुनझुनी करती थी, अल्फ्रेड के आसपास असामान्य रूप से शांत थी। इससे पता चलता है कि अल्फ्रेड के मन में उसके प्रति कोई गलत इरादा नहीं था। हालांकि एहतियात के तौर पर वेल ने अपनी तलवार को अपनी जेब में नहीं रखा, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद का बचाव करने के लिए उसे अपने बगल में ढीला रखा। नमस्ते, अल्फ्रेड ने उसका अभिवादन किया। आइसफैंग लिंक्स के सामने तुमने जो तमाशा किया वह वाकई कमाल था। बेपरवाह, वेल ने बस कंधे उचका दिए। मैंने वही किया जो मुझे करना था। मुझे आखिरकार अपना ट्रायल पास करना ही है। अल्फ्रेड की ओर से सिर हिलाने से उसकी समझ की पुष्टि हुई। तुम्हारे कौशल काफी प्रभावशाली हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव शब्द ने वेल की जिज्ञासा को जगाया। सवाल का जवाब देते हुए उसकी भौहें चिंतन में सिकुड़ गईं। किस तरह का प्रस्ताव? मेरे अग्नि परीक्षण में एक डायरेवुल्फ को मारना शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक लेवल 30 का जानवर है जिसके साथ आमतौर पर जंगल के भेड़ियों का एक समूह होता है। यह एक कठिन काम है, मुझे डर है कि मैं इसे अकेले पूरा नहीं कर सकता। हालांकि अगर आप मेरी सहायता करें तो मुझे लगता है कि यह संभव हो सकता है। बेशक, आपको आपकी मदद के लिए मुआवजा दिया जाएगा, अल्फ्रेड ने समझाया। उसकी आंखें वेल की प्रतिक्रिया को देख रही थीं। वेल की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन अल्फ्रेड की स्थिति को एक साथ जोड़ते हुए उसके दिमाग में विचारों की झड़ी लग गई। ये संभावना थी कि अल्फ्रेड को ऐसी असंभव चुनौती इसलिए दी गई क्योंकि उसने मार्शल को नाराज किया था। मार्शल चाहता था कि अल्फ्रेड अग्नि परीक्षण में असफल हो जाए, इसलिए उसने उसे धमकाने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। ये स्पष्ट था कि वह अल्फ्रेड को उत्तरी सीमांत क्षेत्र में प्रवेश करते नहीं देखना चाहता था।
जब वेल ने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि मार्शल जैसे किसी व्यक्ति के बुरे पक्ष में जाना उसकी अपनी यात्रा के लिए हानिकारक होगा। आखिरकार मार्शल इतना तुच्छ व्यक्ति था कि वह अपनी आधी उम्र के युवक को दंडित करने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। साथ ही वेल का एक हिस्सा ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अल्फ्रेड केवल वही काट रहा है जो उसने बोया था। सभी का सम्मान करना महत्वपूर्ण था, चाहे उनकी स्थिति या योग्यता कुछ भी हो, कुछ ऐसा जिसे अल्फ्रेड ने अनदेखा कर दिया था, जिसके कारण उसे दंडित किया जा रहा था। यदि मैं आपके मुकदमे में आपकी मदद करता हूं तो आप मुझे वास्तव में कितना भुगतान करेंगे? वेल ने अल्फ्रेड पर नज़र रखते हुए पूछा। भेड़ियों के झुंड के प्रत्येक सदस्य को गिराने के लिए आपको 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। यदि आप अल्फा वुल्फ को गिराने में सफल होते हैं तो 3000 सोने के सिक्के आपके होंगे। अल्फ्रेड ने उत्तर दिया और उसके होठों के कोनों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। वेल का दिमाग एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह घूम रहा था, जो अल्फ्रेड के प्रस्ताव के संभावित जोखिमों और पुरस्कारों को सावधानीपूर्वक तौल रहा था। डायरवुल्फ, एक लेवल 30 का जानवर, निस्संदेह एक दुर्जय दुश्मन था, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास हर समय जानवरों का एक समूह रहता था। वे सभी इतने शक्तिशाली थे कि वे सबसे निचले स्तर के रक्त रेखा उपयोगकर्ताओं को आसानी से चीर सकते थे, जैसे कि गेहूं के खेत में तूफान। वेल अपने छिपे हुए ट्रम्प कार्ड अपने ब्लड डेविल रक्त रेखा के साथ निश्चित रूप से उनसे निपट सकता था यदि वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता और सावधानी बरतता, लेकिन यह एक ऐसा कार्ड था जिसे वह अपने सीने के करीब रखना पसंद करता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में कई रक्त रेखाओं वाले व्यक्ति दुर्लभ थे। वे प्रकाश स्तंभ थे जो विस्मय और लालच दोनों को आकर्षित करते थे। उनकी अनूठी क्षमताओं ने अक्सर उन्हें सत्ता चाहने वालों के लिए लक्ष्य बना दिया, जिससे उनका उपहार अभिशाप में बदल गया। वेल को ऐसे जाल में फंसने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो वह दुनिया के सामने अपनी विशिष्टता का दिखावा नहीं करने वाला था। हालांकि अपने ब्लड डेविल वंश पर भरोसा किए बिना भी वेल जानता था कि यह कार्य पूरी तरह असंभव नहीं था। डायरवुल्फ एक दुर्जय जानवर था, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता था। जब तक वह अपने पत्ते सही तरीके से खेलता है, वह अपने जन्मजात व्हाइटमोर वंश पर भरोसा करके विजयी हो सकता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह अवसर छोड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। यह आसान पैसा था। इस प्रकार निहित जोखिमों और अपनी शुरुआती शंकाओं के बावजूद वेल ने अल्फ्रेड के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, वेल ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज़ में दृढ़ संकल्प का भाव था। लेकिन एक शर्त पर, तुम इस मामले में मेरी भागीदारी को गुप्त रखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों। अल्फ्रेड ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि वेल ने ऐसी शर्त क्यों रखी थी। वेल उस पार्टी को नाराज़ नहीं करना चाहता था जो चाहती थी कि अल्फ्रेड मुकदमे में असफल हो जाए। वह उसे समझ सकता था। आखिरकार अगर वह उसकी जगह होता तो वह भी ऐसा ही करता। मैं समझता हूँ, उसने वेल को जवाब दिया, एक हाथ उठाकर उसे शांत करने वाला इशारा किया। और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी संलिप्तता के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तो फिर हम सौदा कर लेंगे। वेल ने अल्फ्रेड की ओर हाथ बढ़ाया, जिसने हाथ हिलाकर उनकी सहमति पर मुहर लगा दी। तो फिर हम आगे बढ़ें? अल्फ्रेड ने एक पल के बाद पूछा। रुको, वेल ने अल्फ्रेड के उत्सुक सुझाव पर जवाब दिया। मुझे पहले अपनी ट्रॉफी लेने की ज़रूरत है। अल्फ्रेड की नज़र वेल पर थी क्योंकि वह गिरे हुए लिंक्स के पास वापस लौट रहा था। एक तेज़ गति से वेल ने अपनी तलवार नीचे लाए, लिंक्स के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। फिर उसने लिंक्स के 3 शरीर के अंगों को अपनी शापित कलाकृति के पॉकेट आयाम के अंदर रख दिया। लिंक्स का सिर मार्शल के लिए इस बात का सबूत होगा कि उसने वास्तव में अपना परीक्षण पूरा कर लिया है। हालांकि शरीर के बाकी हिस्सों का अलग अलग उपयोग था। उत्तरी सीमांत क्षेत्र में, जहां पूरे साल सर्दी रहती थी, लिंक्स के फर की बहुत मांग थी। यह न केवल उत्कृष्ट गर्मी प्रदान करता था, बल्कि यह बेहद सुंदर और अत्यधिक टिकाऊ और आरामदायक भी था। बाजार में इसे कुछ 100 से लेकर 1000 सोने के सिक्कों में बेचा जा सकता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह व्यापार में कितना अच्छा था और उसके संबंध कितने अच्छे थे। इसके अलावा लिंक्स के नुकीले दांत, बर्फीले पंजे और कोर का बहुत अधिक मूल्य था। आखिरकार एक जादूगर उन्हें कुछ 1000 सोने के सिक्कों के मूल्य के शापित हथियार में बदल सकता था। हालांकि अगर वह उन्हें कच्चे माल के रूप में बेचता तो उसे आधी से भी कम राशि मिलती। अपनी ट्रॉफी सुरक्षित करने के बाद वेल ने अल्फ्रेड की ओर रुख किया, जो चुपचाप इंतजार कर रहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। डायरवुल्फ चेरी ब्लॉसम क्रीक के बाईं ओर है। अल्फ्रेड ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ उत्तर की ओर इशारा किया। और जैसा कि अपेक्षित था, यह अकेला नहीं है। 13 वन भेड़िए इसके चारों ओर पहरा देते हैं, और उस क्षेत्र में कई और भेड़िए घूम रहे हैं। चेरी ब्लॉसम क्रीक वर्डैंग डीपवुड में एक प्रसिद्ध भौगोलिक स्थल था। ये जंगल के दूसरे और तीसरे क्षेत्रों के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता था। जहां क्रीक समाप्त होती थी, वहां दुर्जय तीसरा क्षेत्र शुरू होता था।
वाल ने अल्फ्रेड के अपने लक्ष्य के स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी पर एक भान उठाए। आप ये कैसे जानते हैं? उसने सवाल किया। अल्फ्रेड ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में गर्व की झलक दिख रही थी। मोंटमोरेंसी का खून मेरी रगों में बहता है। मैं लेवल 2 ब्लडलाइन उपयोग करता हूँ। मेरा पहला ब्लडलाइन कौशल मुझे पेड़ों और लताओं में हेरफेर करने, उन्हें इच्छानुसार नियंत्रित करने की अनुमति देता है। मेरा दूसरा ब्लडलाइन कौशल अधिक अनोखा है, यह मुझे जंगल के साथ संवाद करने देता है। इस क्षमता का उपयोग करके मैं जंगल से उसके भीतर के जीवों के बारे में जानकारी मांग सकता हूँ। और इसी तरह मैंने पता लगाया कि डायरवुल्फ और उसका झुंड कहाँ स्थित है। अल्फ्रेड ने वेल को समझाया। ये कहते हुए उसने अपनी छाती को थोड़ा फुला लिया। अल्फ्रेड के रक्तरेखा कौशल पर वेल ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। वे निश्चित रूप से अद्वितीय थे और इस तरह की स्थिति में उपयोगी थे। हालांकि उसने स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। मैं समझ गया। तो फिर चलो चलते हैं। अल्फ्रेड ने सहमति में सिर हिलाया और जंगल को अच्छी तरह से जानने वाले व्यक्ति की तरह घने पत्तों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। वेल भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी इंद्रियां बहुत सतर्क थीं। वह किसी भी समय प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार था। एक घटनाहीन यात्रा के बाद वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। जंगल के भेड़ियों की एक जोड़ी, जिनके फर गहरे भूरे रंग के थे और आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं, ने उन्हें लगभग तुरंत ही देख लिया। आओ आओ। जब उन्होंने वेल और अल्फ्रेड पर अपनी निगाहें टिकाईं तो उनके गले से एक गहरी, धमकी भरी गड़गड़ाहट निकली। भेड़ियों की उपस्थिति से अल्फ्रेड बेपरवाह रहा। लेवल 2 ब्लडलाइन उपयोगकर्ता होने के कारण उसे इन जीवों से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत वह आत्म टकराव से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि शांति और नियंत्रण की भावना से भरा हुआ था। दूसरी ओर वेल ने रणनीतिक कायरता के साथ काम किया। जानवर झपटने के लिए जाने जाते थे जब उन्हें डर का एहसास हुआ। एक कदम पीछे हटते हुए वेल ने डर और हिचकिचाहट का एक ठोस प्रदर्शन किया। जंगल के भेड़िए उसकी सस्ती चाल में फंस गए, जिसे पूर्णता के साथ अंजाम दिया गया था, और वे हिम्मत से भर गए। वे उनकी ओर कूद पड़े। उनके नुकीले नुकीले दांत खतरनाक तरीके से बाहर निकले। अल्फ्रेड ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने अपना हाथ उठाया और उनके नीचे की जमीन फट गई। बेलें और पेड़ की जड़ें बाहर निकलीं, भेड़ियों के अंगों के चारों ओर लिपट गईं, जिससे वे बीच में ही स्थिर हो गए। अब अल्फ्रेड ने वेल से चिल्लाया, उन्हें खत्म करो। खुशी से उसके लिए मुफ्त अनुभव अंक अर्जित करने का मंच तैयार था। उसे इस तरह के मुफ्त भोजन को अस्वीकार करने के लिए मूर्ख होना होगा। वेल ने तेजी से अपने और स्थिर जंगल के भेड़ियों के बीच की दूरी को कम कर दिया। बिखरी हुई धूप के नीचे अशुभ रूप से चमकती हुई उसकी कुंभ तलवार ने जंगल के भेड़ियों के शरीर को चीरते हुए हवा में एक तेज क्षैतिज चाप बनाया। उनके शरीर के दो हिस्सों में अलग हो जाने पर उनके गले से एक कमजोर चीख निकली। जैसे ही भेड़ियों के शरीर दो हिस्सों में विभाजित हुए, अल्फ्रेड को उन्हें रोके रखने का कोई कारण नहीं दिखा। उसने इच्छाशक्ति दिखाई और भेड़ियों को बांधने वाली जड़ें और लताएं पीछे हट गईं, जिससे उनके बेजान रूप मुक्त हो गए। भेड़ियों के दो हिस्से जंगल के फर्श पर एक धीमी आवाज के साथ गिर गए। उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई, क्योंकि दर्द उनके लिए सहन करने के लिए बहुत ज्यादा था, जो उनके जीवन के लुप्त होने का संकेत था। तुरंत वेल के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने 2 लेवल 18 फॉरेस्ट वुल्व्स को हरा दिया है। परिणामस्वरूप आपको 7-2 EXP प्राप्त हुआ है। फॉरेस्ट वुल्व्स की पहले की दहाड़ ने जंगल में हलचल मचा दी थी, जिससे उनकी प्रजाति के और भी लोग सतर्क हो गए थे। वाह! जल्द ही हवा में एक और भयावह चीख गूंजी, जो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी। एक जंगली भेड़िया गुस्से से भड़क उठा और एक पेड़ के पीछे से बाहर आया। वेल को अपने मारे गए भाइयों के बगल में खड़ा देखकर वह क्रोधित हो गया। उसकी आंखें आदिम क्रोध से भर गईं और वह वेल की ओर झपटा और अपनी पूरी ताकत से उसकी खुली गर्दन पर वार किया। आदिम क्रोध से भरा भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहा था। यह दृश्य बेहद भयानक था, लेकिन वेल ने एक बार भी हिम्मत नहीं हारी। इसके बजाय उसके होंठ एक मुस्कुराहट में बदल गए और उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। क्या बेवकूफ़ी है! वह जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा और अपनी शापित तलवार को आगे की ओर बढ़ाता रहा। उसकी तलवार की लंबाई जंगली भेड़िए के अंग से कहीं ज्यादा थी। इस प्रकार शापित कलाकृति की ठंडी, काटने वाली धार ने उसके पंजे के निशाने पर पहुंचने से पहले ही प्राणी के मांस को काट दिया। भेड़िया छलांग लगाते समय रुक गया। उसका शरीर तलवार पर टिका हुआ था, जो वेल से लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर लटका हुआ था। तुरंत ही उसका पैर बाहर निकल आया, जिससे उस प्राणी को लात लगी, जबकि उसने अपनी तलवार को झटक कर छुड़ाया। परिणामस्वरूप उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, हवा में लुढ़कता हुआ जंगल के फर्श पर जा गिरा। उसकी छाती में खुले छेद से खून बह रहा था, जो उसके हिलते हुए शरीर के नीचे जमा हो गया। कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद भेड़िए का शरीर स्थिर हो गया, जो उसके जीवन के अंत का संकेत था। लगभग तुरंत ही वेल के दिमाग में एक सूचना गूंज उठी।
डिंग, बधाई हो, होस्ट, आपने लेवल 18 के फॉरेस्ट वुल्फ को हरा दिया है। परिणामस्वरूप आपको 3-6 EXP प्राप्त हुआ है। वेल ने देखा कि उसके अनुभव अंक EXP बढ़कर 908 अंक हो गए थे। उसे लेवल 11 तक पहुंचने के लिए अभी भी 2592 और चाहिए थे। लेकिन जंगल के भेड़ियों और उनके आसपास के डायरे वुल्फ की संख्या को देखते हुए उसे पर्याप्त अंक जमा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अल्फ्रेड, जो चुपचाप स्थिति को देख रहा था, ने धीमी सीटी बजाई। अच्छा काम, आप उन्हें ऐसे संभालते हैं जैसे कि वे कीटों से ज़्यादा कुछ नहीं हैं, उसने टिप्पणी की। वास्तव में प्रभावित लग रहा था। इससे पहले कि वेल जवाब दे पाता, आसपास और भी डरावनी चीखें गूंज उठीं। आओ आओ आओ, उनके चारों ओर से जंगल के भेड़िए पेड़ों की छाया से निकल आए। वे वेल और अल्फ्रेड के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, उनकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। गुर्राते हुए जंगली भेड़ियों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया, उनके नुकीले नुकीले दांत हल्की रोशनी में चमक रहे थे। अल्फ्रेड खड़ा था, अपनी बेल जैसी चाबुक को कसकर पकड़े हुए, उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं। उसे अच्छी तरह पता था कि वे संख्या में कम थे और उसे सावधानी से चलना था। दूसरी ओर वेल बेफिक्र लग रहा था। उसका दिल डर से उसकी छाती से नहीं टकरा रहा था, न ही उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। उसका गुण 1, असंवेदनशीलता, उसे डर या दर्द महसूस करने से रोकता था, और गुण 2, भावनात्मक दुर्बलता, ये सुनिश्चित करती थी कि ऐसी स्थितियों में उसकी भावनाएं उस पर हावी न हों। उसकी नज़र स्थिर और संयमित रही, क्योंकि वह जंगल के भेड़ियों का मूल्यांकन कर रहा था, अपने डिटेक्ट गुण की मदद से उनके स्तरों का निर्धारण कर रहा था। उसने पाया कि वे 18 से 22 के स्तर के बीच थे। हम घिरे हुए हैं, अल्फ्रेड ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी आंखें गुर्राते भेड़ियों पर टिकाए रखते हुए। बस उन लोगों का ख्याल रखना जो तुम्हारे लिए आते हैं। वेल शांत था, मानो वे खतरे में न हों। अल्फ्रेड ने उसकी ओर देखा, उसकी बेपरवाही से चौंक गया, लेकिन फिर ये याद करते हुए कि उसने अकेले ही एक आइसफैंगलिंग्स को मार डाला था और जंगल के भेड़ियों को उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होनी चाहिए, उसने सिर हिलाया। सहमत हूँ, चलो ये करते हैं। अगले ही पल वेल की आकृति जंगल के भेड़ियों के घेरे में एक प्रेत की तरह चली गई, जिससे उसके और अल्फ्रेड के बीच एक खाई बन गई। लगभग तुरंत 2 जंगल के भेड़िए उसकी ओर झपटे, उनके जबड़े खुले हुए थे, उसे चीरने के लिए तैयार। पलक झपकते ही वेल ने अपनी जेब से अपने उड़ने वाले झाड़ू को बुलाया। इसकी अचानक उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया। अपनी मांसपेशियों के शक्तिशाली लचीलेपन के साथ अपनी त्वचा के खिलाफ नसों को स्पष्ट रूप से खड़ा करते हुए वेल ने अपनी पूरी ताकत से झाड़ू को फेंका। वूश, झाड़ू, जिसके बाल स्टील की ताकत से मेल खाने के लिए सख्त हो गए थे और चाकू की धार से धारदार हो गए थे, हवा में उछलते हुए एक भेड़िए से टकराया, उसके सिर को छेदते हुए। आश्चर्य और दर्द की उसकी चीख बीच में ही रुक गई, क्योंकि उसे बीच में ही छुरा मार दिया गया। डिंग, बधाई हो, होस्ट, आपने लेवल 18 के फॉरेस्ट वुल्फ को हरा दिया है। आपको 3-6 ही XP मिलता है। ये सूचना वेल के कानों में पड़ी। वेल का ध्यान दूसरे फॉरेस्ट वुल्फ की ओर गया, जो उसकी ओर छलांग लगा रहा था। झपट्टा, उफ, ये बहुत मुश्किल से चकमा दिया गया। वेल ने मुश्किल से दूसरे भेड़िए के जबड़े को चकमा दिया, जो खाली हवा में झपट पड़ा, जहां वह 1 सेकंड पहले था। फॉरेस्ट वुल्फ जमीन पर गिरा, लेकिन वेल को एक खौफनाक भेड़िए की तरह उसके ऊपर खड़ा पाया। तुरंत उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बिना एक पल भी चूके वेल ने अपनी शापित तलवार को इतनी तेज गति और ताकत से घुमाया कि भेड़िए को केवल चांदी की चमक दिखाई दी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ था, वह 2 टुकड़ों में बंट गया, उसका खून लाल रंग के चाप में बह निकला। हालांकि खून जमीन पर नहीं फैला जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है। इसने गुरुत्वाकर्षण का विरोध किया और वेल की शापित तलवार की ओर खींचा गया, जिसने खून को इस तरह से अवशोषित किया कि ऐसा लगा कि इसकी अशुभ उपस्थिति बढ़ गई है, जिससे ये लाल हो गई। डिंग, बधाई हो, होस्ट, आपने लेवल 22 फॉरेस्ट वुल्फ को हरा दिया है। आपको +44 XP मिलता है। एक्वेरियस ने गिरे हुए दुश्मनों का खून सोख लिया है। इसका क्रोध मीटर आधा भरा हुआ है। अच्छा, वेल ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसका तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। अल्फ्रेड एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, उसके चेहरे पर सदमा साफ दिखाई दे रहा था। जंगल के भेड़िए, खास तौर पर लेवल 20 से ऊपर के भेड़िए, अपनी स्टील जैसी हड्डियों के लिए जाने जाते थे। फिर भी वेल उन्हें ऐसे काट रहा था जैसे वह गोभी काट रहा हो। उसका हथियार एक शापित कलाकृति होगी, मेरे अपने शापित चाबुक के समान। ऐसी घातक दक्षता के लिए यही एकमात्र व्याख्या है, अल्फ्रेड ने सोचा। उसकी आंखें मारे गए जानवरों से वेल की ओर चली गईं। उसकी पृष्ठभूमि कोई साधारण नहीं है, मैं इस बारे में निश्चित हूँ। शायद वह मेरे जैसे शासक का बेटा है, या संभवतः आंतरिक क्षेत्र का कोई कुलीन व्यक्ति है। अन्यथा उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं होता। फिर भी आंतरिक लोग बाहरी लोगों को नीची नज़र से देखने के लिए कुख्यात हैं, और उसने कोई दिखावा नहीं किया है। मेरे साथ इस तरह का तिरस्कार तो दूर की बात है। यह अधिक संभावना है कि वह एक बाहरी व्यक्ति है। अचानक
कई भेड़ियों ने अल्फ्रेड की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और उस पर झपटने से पहले अपने दांत दिखाते हुए। अल्फ्रेड हालांकि क्षण भर के लिए चौंक गया, लेकिन जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। एक तेज हरकत के साथ उसने अपना चाबुक लहराया। वूश, थप, चाबुक हवा में नाचता हुआ भेड़ियों के चेहरों पर थप्पड़ मारता हुआ, उनके सिर को 2 टुकड़ों में काटता हुआ उन्हें तुरंत मार डालता है। हालांकि एक भेड़िया तेज निकला और चाबुक की मार से बचने में कामयाब रहा। उसका जबड़ा चौड़ा हो गया और उसके नुकीले, खतरनाक दांत दिखाई देने लगे और वह अल्फ्रेड पर झपटा ताकि उसे उसके मांस में धंसा दे। जंगल के भेड़िए को आते देख अल्फ्रेड की आंखों में एक तेज चमक आ गई। अपने विशेषाधिकार प्राप्त पालन पोषण के बावजूद अल्फ्रेड कोई आसान काम नहीं था। हाँ, वह एक बिगड़ल बच्चा था जिसने जीवन को आसान तरीके से जिया था, लेकिन वह शक्तिहीन या भोला नहीं था। सच तो यह है कि उसने केवल उन अवसरों का फायदा उठाया जो उसे दिए गए थे, जिसके कारण उसे बेकार करार दिया गया, और उसने नशे में एक गलती की जिसके कारण उसे निर्वासित होना पड़ा। वास्तव में, हालांकि उसका वंश सबसे शुद्ध नहीं था, उसने अपने परिवार की संपत्ति और संसाधनों का लाभ उठाकर खुद को दूसरे स्तर पर धकेल दिया था, क्योंकि वह पूरी तरह से जानता था कि इस दुनिया में ताकत ही अंतिम निर्णायक है। तुम अपनी क्षमता से ज्यादा काटने की कोशिश कर रहे हो। अल्फ्रेड घबराया हुआ नहीं था, उसने अपने हाथ की एक सहज लहर के साथ जवाब दिया। मोटी, कांटेदार बैलें जमीन से फूट पड़ीं। वे सुनामी की तरह आगे बढ़े, भेड़िए को कसकर लपेट लिया और हवा में उसके हमले को प्रभावी ढंग से रोक दिया। भेड़िया गुर्राया, अपने बंधनों से जूझ रहा था और विरोध में अपने जबड़े काट रहा था। उसके मुंह से लार की एक धार निकली जो अल्फ्रेड के चेहरे पर गिर गई और उसकी आंखों में झुंझलाहट चमक उठी। अपने हाथ के पिछले हिस्से से चेहरे से लार पोंछते हुए अल्फ्रेड ने लटके हुए भेड़िए पर तंज कसा। बेशर्म जानवर! अपनी कलाई के एक झटके से बैलें भेड़िए के चारों ओर कस गईं, जिससे वह दर्द से कराह उठा। बेलों का हर मोड़ एक हड्डी को कुचलने वाली पकड़ की तरह महसूस हुआ, जिससे जानवर के अंग बेढंगे हो गए। भेड़िए की हड्डियां लगातार दबाव के कारण टहनियों की तरह टूट गईं, उनके चारों ओर सुनाई देने वाली दरारें गूंजने लगीं। भेड़िए की गुर्राहट एक कराह में बदल गई, फिर खामोशी में, क्योंकि उसमें से जीवन को बेरहमी से निचोड़ा जा रहा था। अल्फ्रेड की चिड़चिड़ाहट कम होती दिखी जब उसने अपनी बेलों से लटके हुए बेजान प्राणी को देखा, जिसका शरीर बेढंगे ढंग से मुड़ा हुआ था। उसका चेहरा, जो कुछ क्षण पहले गुस्से में मुड़ा हुआ था, अब एक भयानक शांति में बदल गया। ऐसा लग रहा था कि उसे उस प्राणी पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने से एक निश्चित संतुष्टि मिल रही थी जिसने उसे पार करने की हिम्मत की थी, जो एक गहरी बैठी हुई क्रोध प्रबंधन समस्या का सुझाव देता है। ये स्पष्ट था कि यह शांत दिखने वाला युवक स्पष्ट रूप से उकसाए जाने पर भयानक हो सकता है। मार्शल उसके साथ खिलवाड़ करने से बच गया, क्योंकि पहली बात तो ये कि वह अल्फ्रेड से अधिक शक्तिशाली था और दूसरी बात ये कि वे जंगल में नहीं थे। अल्फ्रेड केवल तभी इतना शक्तिशाली था जब वह ऐसे इलाके में होता था, लेकिन मौका मिलने पर वह निश्चित रूप से अपना बदला लेगा। दूसरी ओर वेल जंगल के भेड़ियों के बीच नाचता हुआ दिखाई दे रहा था, अपने जवाबी हमले शुरू करने से पहले उनके वार को चकमा दे रहा था। हर बार जब वह अपनी शापित तलवार घुमाता था तो एक जानवर गिर जाता था। हालांकि वे मोटी खाल और मजबूत हड्डियों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उसकी शापित तलवार ने उन्हें इस तरह से काट दिया जैसे कि वे कागज से ज्यादा कुछ नहीं थे, जिससे हवा में लाल रंग के चाप बन गए। डिंग! बधाई हो, होस्ट! आपने अलग अलग स्तरों के 5 जंगल भेड़ियों को मार दिया है। आपको +616 XP मिलता है। मेरे अनुभव अंक 2000 तक बढ़ गए हैं। अब मैं लेवल अप करने से केवल 1500 अंक दूर हूँ, वेल ने सोचा। प्रत्येक लेवल अप का स्वागत किया गया क्योंकि इससे उसे अपनी शारीरिक क्षमताओं को तुरंत बढ़ाने का अवसर मिला। विभाजित भेड़ियों का खून अप्राकृतिक रास्तों में उड़ता हुआ देखा जा सकता था। वे वेल की तलवार की ओर आकर्षित हुए और उसमें समा गए जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बुलाया हो। डिंग! कुंभ ने गिरे हुए दुश्मनों का खून सोख लिया है। इसका क्रोध मीटर भर गया है। क्रिम्सन स्लैश स्किल अब उपयोग करने योग्य है। वेल की आंखें अधिसूचना पर चमक उठीं। क्रिम्सन स्लैश! ये ट्रम्प कार्ड आखिरकार उपलब्ध हो गया है। यहाँ से चीजें आसान होने जा रही हैं। मुझे पता था कि एक ही स्तर पर होने के बावजूद वह मुझसे अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसने अकेले ही एक आइसफैंग लिंक्स को नीचे गिरा दिया था, लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है? अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटने के बाद अल्फ्रेड ने अपना ध्यान अपने सामने हो रहे दृश्य पर केंद्रित किया। वह पूरी तरह से अचंभित था, क्योंकि भेड़ियों का झुंड कुछ ही मिनटों में काफ़ी कम हो गया था। उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। उसके सामने जो दृश्य था वह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने पहले कभी देखा था। हालांकि उसे खुद पर गर्व था कि उसे आश्चर्यचकित करना कठिन है। वेल ने जो कच्ची शक्ति और चपलता दिखाई, उसने उसे चकित कर दिया। वेल निस्संदेह एक ताकत थी, एक तूफान जिसने प्रत्येक विरोधी को निर्दयी सटीकता के साथ चीर दिया। अल्फ्रेड को राहत की लहर महसूस हुई। उसने निश्चित रूप से वेल की सहायता मांगने का सही निर्णय लिया था। अपने झुंड को तबाह होते देख जंगल में बचे 3 भेड़िए डरने लगे। अपने गिरे हुए भाइयों को देखकर उनकी रक्तपिपासा की जगह भय ने ले ली।
उनके दिलों में एक भयानक एहसास हुआ, वे अपने सामने खड़े इंसानों से मुकाबला नहीं कर सकते। वे भागने लगे, तभी जंगल में एक शक्तिशाली, हड्डियां कंपा देने वाली घुरघुराहट गूंजी, जिसने उन्हें पीछे हटने से रोक दिया। भेड़ियों का एक और समूह दिखाई दिया, जिसका नेतृत्व एक विशालकाय जानवर कर रहा था। ये डायरवुल्फ है, वेल और अल्फ्रेड ने पहचान लिया। डायरवुल्फ एक भयावह दृश्य था क्योंकि यह एक राक्षसी जानवर था, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर थी। इसका शरीर लाल रंग का था और इसमें 2 भयानक मुंह थे, जिनमें लंबे, तीखे दांत थे जो चाकू की तरह नुकीले थे। ओह! डायरवुल्फ अपने झुंड के इतने सारे सदस्यों को इंसानों के हाथों मारे जाते देखकर पूरी तरह से क्रोधित हो गया। वेल और अल्फ्रेड को घूरते हुए उसने एक बहुत ही तेज और बहुत ही तेज दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसने दृश्यमान शॉकवेव उत्पन्न की, जिससे आसपास के पत्ते बिखर गए और विशाल पक्षियों के झुंड घबराकर उड़ने लगे। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। अल्फ्रेड का चेहरा प्रभाव से पीला पड़ गया और उसका शरीर स्पष्ट रूप से कांपने लगा क्योंकि दमनकारी ध्वनि तरंगें उसके दिल के भीतर तक गूंज रही थीं। डायरवुल्फ की दहाड़ भी वेल पर धमकी की सुनामी की तरह टूट पड़ी। हालांकि उसने अपनी जमीन पर दृढ़ निश्चयी होकर अपने पैरों को जंगल के फर्श पर सुरक्षित रूप से टिकाए रखा, जबकि उसकी आंखों, कानों और नाक से खून बह रहा था। राक्षसी जानवर का दमनकारी दबाव उस पर हावी हो गया, लेकिन वह अडिग खड़ा रहा, उसे हिलाने के उसके प्रयासों से अप्रभावित रहा। वेल को डराने की डायरवुल्फ की कोशिश पूरी तरह से बेकार साबित हुई, जिससे वहां मौजूद लोग बहुत हैरान हो गए। डायरवुल्फ की दबंग उपस्थिति के विरुद्ध वेल के शांत, दृढ़ व्यवहार ने हवा में बिजली के तनाव का माहौल बना दिया। डायरवुल्फ ने एक और जोरदार दहाड़ लगाई, हालांकि यह पिछली दहाड़ से थोड़ी धीमी थी। मानो प्रतिक्रिया में कई जंगल के भेड़िए आगे बढ़े, उनके शरीर वेल की ओर धनुष से छोड़े गए तीर की तरह बढ़ रहे थे। खतरा आसन था, लेकिन वेल वहीं रहा, उसका व्यवहार समझ से परे था। चूंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो डर या दर्द का अनुभव नहीं कर सकता था, इसलिए वह शिकारियों को एक तरह की अलग थलग जिज्ञासा के साथ देख पा रहा था, जो कि अप्रशिक्षित दिमाग के लिए आमतौर पर असंभव था। वह उन्हें करीब से देख रहा था और हमला करने के लिए सही समय का अनुमान लगा रहा था। उसका दिमाग ठंडा और केंद्रित था, उसका दिल किसी भी भावनात्मक उथल-पुथल से रहित था जो उसकी गणना को बाधित कर सकता था। दुश्मनों के करीब आने पर उसे स्थिर खड़ा देखकर अल्फ्रेड की भौहें चिंता और भ्रम में सिकुड़ गईं। वह क्या कर रहा था? कई जंगल के भेड़िए हवा में उछल पड़े, पंजे खुले हुए, उनकी गुर्राहटें वर्डेन डीपवुड फॉरेस्ट के शांत दूसरे क्षेत्र में गूंज रही थीं। वेल अपनी जगह पर खड़ा रहा, उसकी नज़र आने वाले खतरे से कभी नहीं हटी। उसकी आंखों में एक निर्दयी चमक उठी, ये वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। क्रोध, कुंभ राशि, वेल ने कहा, उसकी आवाज़ बर्फीली शांति का प्रतीक थी। यह आवाज़ वैम्पायर ड्रामा में सुनाई देने वाली आवाज़ जैसी थी, रहस्य, प्रभुत्व और खतरे की एक अंतर्निहित भावना से भरी हुई। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी शापित तलवार लहराई, जिसका ब्लेड एक अशुभ लाल रंग में चमक रहा था। एक पल में तलवार से रक्त लाल प्रकाश का एक भयानक चाप फूट पड़ा, जो एक अत्यधिक तीक्ष्णता को विकीर्ण कर रहा था, जो वास्तविकता के ताने बाने को चीरने की धमकी दे रहा था क्योंकि यह आगे बढ़ रहा था। चाप अत्यधिक संपीड़ित रक्त से बना था और यह इतना घना और तीखा था कि यह आसानी से धातु को काट सकता था, मांस और हड्डी को तो बिल्कुल भी नहीं। हवाई जंगल के भेड़ियों के पास घातक हमले के खिलाफ कोई मौका नहीं था। जैसे ही यह हवाई भेड़ियों की ओर बढ़ा, उन्होंने खुद को एक प्रतिकूल स्थिति में पाया। वे इसे चकमा देने में असमर्थ थे। मक्खन में से गुजरने वाले गर्म चाकू की तरह रक्तलाल चाप ने हवाई भेड़ियों को चीर दिया। उनके शरीर के आधे हिस्से को आधे में विभाजित करने का भयानक तमाशा पलक झपकते ही सामने आ गया। उनके आधे हिस्से खून और हिम्मत के छींटे के बीच जमीन की ओर गिर रहे थे। शांत जंगल का फर्श तुरंत खूनी युद्ध के मैदान में बदल गया। जैसे ही शव जमीन पर गिरे, वेल के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने 7 फॉरेस्ट वुल्फ को मार दिया है, 700 EXP अर्जित किया। फिर एक और संदेश आया। सिस्टम नोटिफिकेशन, लेवल अंतर के कारण अर्जित बोनस EXP 300 EXP। वेल ने ये जानकारी ली, उसके चेहरे पर हमेशा की तरह उदासीन भाव से एक गंभीर संतुष्टि झलक रही थी। उसका EXP 3000 पॉइंट तक बढ़ गया था। वह लेवल अप करने के बहुत करीब था, उसे बस 500 और पॉइंट की ज़रूरत थी। डायरवुल्फ और उसके झुंड को हराने का ये काम आखिरकार एक अच्छी बात साबित हो रही थी। हमला यहीं नहीं रुका। लाल रंग का आग बिना रुके अपनी गति जारी रखता हुआ सीधे डायरवुल्फ की ओर बढ़ रहा था। जब वह अपने परिजनों को खोने के गम से उबर रहा था, तब लाल रंग के आग की तीखी चमक आई। आग के उसके मांस से संपर्क में आने पर उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। डायरवुल्फ की एक आंख, जो पहले दुर्भावनापूर्ण इरादे से भरी हुई थी, घातक प्रहार से 2 भागों में बढ़ गई और जानवर के शरीर पर एक भयानक, गहरा घाव हो गया। लेकिन आग नष्ट नहीं हुआ। डायरवुल्फ में धंस गया, उसके एक सिर को चीर दिया, जैसे कि वह एक पके हुए तरबूज से ज्यादा कुछ नहीं था।
घाव से खून, हड्डी और मस्तिष्क पदार्थ का एक विचित्र मिश्रण एक भयानक फव्वारे की तरह फूट पड़ा, जो आसपास की वनस्पतियों पर फैल गया और ताज़े खून की खुशबू हवा में भर गई। आओ! तुरंत ही जंगल में एक पीड़ा भरी दहाड़ गूंज उठी, डायरवुल्फ का दर्द और क्रोध घने पत्तों में गूंज उठा। लानत है, वह डायरवुल्फ पूरी तरह से नाराज है। अल्फ्रेड अपनी आवाज़ में चिंता को छिपा नहीं सका क्योंकि उसने डायरवुल्फ को आश्चर्यजनक हमले से उबरते हुए देखा। उसकी लाल आंखें अब केवल वेल पर केंद्रित थीं और उसका इरादा हत्या के लिए तीव्र था। वेल, वह डायरवुल्फ तुम्हारे खिलाफ झुंड को इकट्ठा करेगा, अल्फ्रेड ने पुकारा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। वह भेड़ियों के बीच झुंड की गतिशीलता से अवगत था। सबसे मजबूत आगे था और बाकी उसके पीछे थे। वह जानता था कि जंगल के भेड़ियों से बना पूरा झुंड वेल को निशाना बनाएगा क्योंकि वह डायरवुल्फ द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। यही तो योजना है, वेल ने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी थी। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी, जो घायल डायरवुल्फ और उसके पीछे झुंड को कभी नहीं छोड़ रही थी। उन्हें मेरे पास लाना अधिक कुशल है। उसके उत्तर ने अल्फ्रेड को क्षण भर के लिए अवाक कर दिया। वेल की निडरता लगभग बेचैन करने वाली थी। वह एक घातक जानवर के सामने शांति से रणनीति बना रहा था। जहां दूसरों को केवल खतरा दिखाई देता था, वहां अवसर देख रहा था। वेल, लापरवाह मत बनो, अल्फ्रेड चिल्लाया, वेल को डायरवुल्फ पर सीधे हमला करते हुए देखकर। मैं आज मरने की योजना नहीं बना रहा हूं, अल्फ्रेड। वेल की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। इसमें एक दृढ़ संकल्प था जिसने अल्फ्रेड के दिल को झकझोर दिया। और फिर बहुत देर हो चुकी थी। वेल पहले से ही पूरी गति से क्रोधित डायरवुल्फ की ओर भाग रहा था। अपने दुश्मन को पास आने की हिम्मत करते देख डायरवुल्फ ने जोरदार चीख मारी, जिससे जंगल के भेड़िए उसके पक्ष में आ गए। एक तेज आदेश के साथ भेड़िए वेल की ओर तेजी से दौड़ पड़े। इस बीच डायरवुल्फ ने खुद ही अपने नीचे की धरती को शक्तिशाली बल के साथ रौंद दिया और वेल की ओर तेजी से आगे बढ़ा। यह एक भयानक दृश्य था। एक क्रोधित जानवर, जिसकी आंखें जानलेवा इरादे से लाल हो रही थीं, उसका राक्षसी शरीर बवंडर की तरह परिदृश्य को चीरता हुआ जा रहा था। मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूँ? अल्फ्रेड, वेल के साहसिक कदम से भले ही हैरान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका शरीर एक जीवंत हरे रंग में चमकने लगा और वेल और भेड़ियों के बीच के रास्ते में जमीन से बेलों का एक जंगल उग गया। इसने कई भेड़ियों को ठोकर मारी, उनकी गर्दन एक भयानक दरार के साथ टूट गई क्योंकि वे अजीब तरह से उतरे। कुछ फुर्तीले भेड़ियों ने बाधा को पार करने में कामयाबी हासिल की और अपना हमला जारी रखा। डायरवुल्फ के लिए बेलें कमज़ोर नरकट से ज़्यादा कुछ नहीं थीं, जो उसके विशाल पंजे के नीचे आसानी से कुचली जा सकती थीं। उग्र डायरवुल्फ का नज़ारा भयानक था। ये गतिमान पहाड़ की तरह था, जो हर गड़गड़ाहट के साथ छोटे छोटे झटके पैदा कर रहा था। उसकी लाल आंखें वेल पर टिकी हुई थीं, जो एक घातक इरादे को प्रकट कर रही थीं, जो किसी भी पर्यवेक्षक के दिल को ठंडा कर सकती थीं। आसन्न खतरे का सामना करते हुए वेल पीछे नहीं हटा। वह आगे बढ़ा, अपने दुश्मनों से दूरी कम करते हुए। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी तेजी से कम होती गई, वेल ने पतली हवा में एक के बाद एक मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। उसकी मुट्ठियां एक भयानक ग्रे आग से जल उठीं, लपटें मुड़ती और आग के गोले के रूप में बदल गईं और फिर आगे बढ़ गईं। ऐसा लग रहा था मानो आगे बढ़ते भेड़ियों और डायरवुल्फ पर आग के उल्काओं की बौछार हो गई हो। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि तेज़ी से एक दूसरे के करीब आने की वजह से हमलावर भेड़ियों के लिए हमलों से बचना लगभग असंभव हो गया था। जहां तक विशालकाय डायरवुल्फ की बात है, अचानक हुए हमले, उसकी गति, विशाल आकार और निकटता के कारण उसके पास बचने के लिए कोई जगह नहीं बची। धमाका! आग के गोले के फटने से एक जोरदार गूंज हुई, जिससे पूरा इलाका अराजक नरक में तब्दील हो गया। विस्फोट में फंसे भेड़िए दर्द से कराह उठे, उनके शरीर नारकीय लपटों से तुरंत जल गए। डायरवुल्फ, हालांकि अपने मजबूत शरीर से हमले को झेल गया, लेकिन आग की लपटों ने उसके विशाल शरीर को झुलसा दिया, जिससे वह क्रोध में दहाड़ने लगा। कुछ ही पलों में मैदान आग और क्रोध के युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। अल्फ्रेड ने विस्मय में देखा कि जंगल के भेड़िए नारकीय लपटों के आगे झुक गए, उनके शरीर बेजान होकर झुलसी हुई जमीन पर गिर पड़े। हालांकि उसकी नज़र डायरवुल्फ पर टिकी हुई थी, जिसका विशाल शरीर जल रहा था, फिर भी वह लगातार वेल की ओर बढ़ रहा था। अल्फ्रेड का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था जब उसने अपना हाथ बढ़ाया, बेलों को जमीन से ऊपर उठने का आदेश दिया, जिससे वेल के चारों ओर एक गुंबद जैसी दीवार बन गई। लेकिन क्रोधित डायरवुल्फ ने आसानी से सुरक्षात्मक दीवार को चीर दिया। उसके पंजे बेलों को चीर रहे थे जैसे कि वे केवल कागज हों। अल्फ्रेड का दिल डूब गया। उसने अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंका था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वेल अब सुरक्षात्मक गुंबद के भीतर नहीं था। वह कहाँ गया? अल्फ्रेड ने चौंकते हुए कहा। यहाँ तक कि डायरवुल्फ भी भ्रमित लग रहा था। उसका एक बचा हुआ सिर वेल को ढूंढने की कोशिश में इधर उधर घूम रहा था। फिर पलक झपकते ही वेल डायरवुल्फ के ऊपर प्रकट हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं से भी आया हो। अल्फ्रेड आश्चर्य में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। क्या हुआ? वेल ने अपनी तलवार घुमाई।
उसकी तलवार एक तेज निर्मम चाप में घूमी, ब्लेड की तीखी धार डायरवुल्फ की गर्दन को ऐसे चीर रही थी जैसे मक्खन में गर्म चाकू घुसा रहा हो। एक भयानक आवाज़ हुई जो क्रंच और स्क्वेल के बीच की थी, क्योंकि हड्डी और मांस घातक सटीकता के साथ अलग हो रहे थे। घाव से खून, काला और चिपचिपा, एक भयानक फव्वारे की तरह फूट पड़ा जो नीचे जली हुई जमीन पर फैल गया। ये राख से काली हो चुकी धरती में समा गया, जिससे भूरे रंग के परिदृश्य के खिलाफ गहरे लाल रंग का एक अलग ही विपरीत प्रभाव पैदा हो गया। खून की गंध हवा में जलते हुए मांस की तीखी गंध के साथ मिल गई, जिसने वेल की नरक की आग के बाद के प्रभावों में एक कच्चा आदिम तत्व जोड़ दिया। डायरवुल्फ जंगल के दूसरे क्षेत्र का एक दुष्स्वप्न मर चुका था। जैसे ही आखिरी जंगल का भेड़िया मर गया, वेल के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने लेवल 30 डायरवुल्फ को मार दिया है। आपको 600 EXP मिले हैं। और फिर फॉलो अप संदेश, सिस्टम नोटिफिकेशन, लेवल अंतर के कारण अर्जित बोनस EXP 900 EXP। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने लेवल अप कर लिया है। आप 10 से लेवल 11 पर पहुंच गए हैं। आपको जोड़ 2 स्टेट पॉइंट्स मिलेंगे और आपके लेवल 2 ब्लड डेविल ब्लडलाइन में 25% अपग्रेड होगा। होस्ट के लेवल 2 ब्लड डेविल ब्लडलाइन की अगले लेवल की ओर मौजूदा प्रगति 75/100%। अगले लेवल तक पहुंचने के लिए आवश्यक EXP 100,400। अगले लेवल तक पहुंचने के लिए उसे 4000 EXP की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी जेब में पहले से ही 1000 था। ऐसा लगता है कि उसे फिर से लेवल अप करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वेल ने सिस्टम नोटिफिकेशन को अनदेखा कर दिया जो उसके दिमाग में लगातार गूंज रहे थे। इसके बजाय एक तेज तरल गति के साथ उसने डायरवुल्फ के कटे हुए सिर को उठाया और भाग गया, कुशलता से नारकीय लपटों की घातक पकड़ से बचता हुआ। वे लालच से डायरवुल्फ के विशाल शरीर को चाट रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसा नरक है जिससे निपटना बहुत खतरनाक है। वेल अपने रक्त कौशल का उपयोग करके बनाए गए भूरे रंग के अग्नि गड्ढे के बाहर उतरा और लापरवाही से डायरवुल्फ के कटे हुए सिर को अल्फ्रेड की दिशा में फेंक दिया। अल्फ्रेड अभी भी वेल द्वारा प्रदर्शित की गई विशुद्ध शक्ति और सटीकता से जूझ रहा था, उसे पकड़ने में बहुत स्तब्ध था। सिर उसके पैरों के पास एक सुस्त धमाके के साथ गिरा, उसकी बेजान आंखें उसके अचानक अंत के सदमे को दर्शा रही थीं। भयानक दृश्य ने अल्फ्रेड की रीढ़ की हड्डी में एक अनैच्छिक सिहरन पैदा कर दी। आपकी ट्रॉफी, वेल ने कहा, उसके मुंह के कोने एक फीकी, लगभग अगोचर मुस्कुराहट में उठे। अल्फ्रेड ने एक अस्थिर हंसी को इकट्ठा करने में कामयाब रहा, अपनी आंखों को डायरवुल्फ के कटे हुए सिर की भयावह नज़र से दूर करने के लिए मजबूर किया। अच्छा, यह एक बहुत बड़ी ट्रॉफी है। धन्यवाद यार। अपनी बात पर कायम रहते हुए अल्फ्रेड ने अपने कोट की भीतरी जेब में हाथ डाला और 5 चमकते हुए स्टारलाइट नोट निकाले। नसों में एड्रेनालाइन के दौड़ने के बावजूद वेल को भुगतान सौंपते समय उसका हाथ स्थिर रहा। बिना किसी हिचकिचाहट के वेल ने स्टारलाइट नोट स्वीकार कर लिए। उसकी आंखों में संतुष्टि की भावना चमक रही थी। नोट उसकी जेब के आयाम में गायब हो गए, एक ऐसी जगह जहां केवल वही पहुंच सकता था। हालांकि लड़ाई के दौरान वेल के अचानक गायब होने और फिर से प्रकट होने के रहस्य ने अल्फ्रेड की जिज्ञासा को जगाया, लेकिन उसने पूछने से परहेज किया। अनुभव ने उसे सिखाया था कि हर किसी के पास रहस्य होते हैं और उनकी जैसी खतरनाक दुनिया में जिज्ञासा न करना ही समझदारी है। हर पहेली को हल करने की ज़रूरत नहीं होती, खासकर जब वह उसके जैसी दुर्जय शक्ति से संबंधित हो। जिज्ञासा बिल्ली के लिए अच्छी नहीं थी और यह निश्चित रूप से मेरे लिए भी नहीं होगी। बेहतर होगा कि मैं इधर उधर न घूमूं, उसने खुद से कहा। उसकी नज़र वेल के दुर्जय रूप पर टिकी हुई थी। वेल ने अल्फ्रेड की बुदबुदाहट का संकेत पाकर अपनी नज़र बेल मैनिपुलेटर की ओर घुमाई। क्या तुमने कुछ कहा? उसने पूछा, उसका स्वर हमेशा की तरह तटस्थ था। अल्फ्रेड चौंक गया, उसने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। वेल ने केवल कंधे उचकाए, बिना आगे की बात को आगे बढ़ाए। हालांकि उसने अल्फ्रेड की घबराई हुई स्थिति को देखा, लेकिन उसे इस मामले को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जंगल अब जले हुए अवशेषों और बिखरी हुई राख के एक उजाड़ दृश्य से अधिक कुछ नहीं था। भेड़िए जो पहले इतने खतरनाक थे, वे अब कुछ भी नहीं रह गए थे। पीछे कोई लूट या युद्ध की लूट नहीं छोड़ गए। अब जब लड़ाई खत्म हो गई थी तो जंगल में अजीब तरह से सन्नाटा था, साथ देने के लिए केवल सीटी बजती हवा थी। अल्फ्रेड ने वेल की ओर मुड़कर शांति को तोड़ा। हम अंधेरा होने से पहले हमें कोई कदम उठाना चाहिए। ये जंगल रात होने पर यह वही जगह नहीं रह जाती, अल्फ्रेड ने कहा। उसकी आवाज़ में एक बेचैनी थी जिसे वह छिपा नहीं सकता था। अल्फ्रेड के कथन से उत्सुक होकर वेल ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? रात में जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मेरे पिता ने मुझे इस भगवान भुलाए गए स्थान पर निर्वासित करने से पहले चेतावनी दी थी, अल्फ्रेड ने कहा। उसकी आंखें दूर थीं, यादों में खोई हुई थीं। मिडनाइट मिराज के रूप में जानी जाने वाली कोई चीज़ होती है।
आधी रात के आसपास आप ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर सकते हैं जो वास्तव में वहाँ नहीं हैं, जैसे कि पूरे परिदृश्य बदलना, कहीं से भी इमारतें दिखाई देना, या ऐसे जीव जो इस दुनिया के नहीं हैं। ये जंगल आपके दिमाग पर चालें चल रहा है और यह अविश्वसनीय रूप से भ्रमित करने वाला हो सकता है, जो आपको जंगल में और भी अंदर खींच सकता है और आपको मार सकता है। उसके शब्दों को सुनकर वेल के भावहीन चेहरे पर जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। और हम इससे कैसे बचेंगे? इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका है खुद को ये याद दिलाते रहना कि आप जो देख रहे हैं वह वास्तविक नहीं है, और बिल्कुल स्थिर रहना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, भले ही आप हिलें। अफवाह है कि जो लोग इस नियम का उल्लंघन करते हैं उनके बारे में फिर कभी नहीं सुना जाता, अल्फ्रेड ने समझाया। पुरानी कहानियों को दोहराते हुए उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बाकी दो के बारे में क्या? वेल ने पूछा, अपने स्थिर व्यवहार के बावजूद दिलचस्पी दिखाते हुए। अगला है पदचिह्न, अल्फ्रेड ने आगे कहा। यदि आप रात में जंगल में अकेले हैं और अतिरिक्त पदचिह्न सुनते हैं तो आपको भागना चाहिए। जितना हो सके उतनी तेजी से भागें। कोई नहीं जानता कि इन पदचिह्नों का क्या कारण है, लेकिन अगर वे आपको पकड़ लेते हैं। पिता ने कहा कि जो कुछ होगा उसे अनुभव करने से बेहतर है आत्महत्या कर लेना। अल्फ्रेड के पूरे गायन के दौरान वेल ने अपनी अडिग अभिव्यक्ति बनाए रखी। डर या दर्द महसूस करने में असमर्थता ने उसे भयानक कहानियों से विचलित नहीं किया। हालांकि अल्फ्रेड को ऐसा लग रहा था कि शाम की ठंड उसकी हड्डियों में गहराई तक समा रही है जब वह अंतिम घटना को याद कर रहा था। मैं समझता हूँ, वेल ने कहा। आखिरी एक गूंजती हुई फुसफुसाहट है। जब रात अपने सबसे अंधेरी दौर में होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि वे धीमी आवाज़ों का एक समूह सुन सकते हैं जो अस्पष्ट शब्दों में फुसफुसाते हैं। जो लोग उनसे मिले और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे, उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि वे सीधे आपके कान में फुसफुसा रहे हैं, कि वे आपके बेहद करीब हैं। भयानक हिस्सा यह है कि ये फुसफुसाहटें आपके सबसे गहरे डर और पछतावे को प्रतिध्वनित करती हैं। कुछ लोग जिन्होंने उन्हें सुना है वे पागल हो गए हैं, जबकि अन्य बस गायब हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ये समझने में विफल रहते हैं कि वे क्या कह रहे हैं तो आप गायब हो सकते हैं। अगर आप कभी उन्हें सुनते हैं तो सबसे अच्छी सलाह यह है कि अपने कान बंद कर लें और जोर से गाएं ताकि उनकी फुसफुसाहटें दब जाएं। थोड़ी देर रुकते हुए अल्फ्रेड ने उदास होकर कहा, यह तो सिर्फ हिमशैल की नोक है। मेरे पिता ने बाकी की खोज मुझ पर छोड़ दी है। वेल ने ध्यान से सुना, अपनी सामान्य विश्लेषणात्मक उदासीनता के साथ जानकारी को आत्मसात किया और भविष्य के संदर्भ के लिए उसे दर्ज कर लिया। हालांकि उसे इंसानों जैसा डर या महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह जंगल में अज्ञात संस्थाओं का सम्मान करने की ज़रूरत को समझता था। यह इस अप्रत्याशित दुनिया में अस्तित्व का एक और नियम था। ठीक है, वेल ने टिप्पणी की, हमें जितनी जल्दी हो सके वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द अंधेरा होने वाला है। अल्फ्रेड ने सहमति में सिर हिलाया, डायरेवुल्फ के सिर को अपने कंधे पर उठाकर एक कराह के साथ। इसके साथ ही दोनों लोगों ने अपनी पूरी गति से स्टेशन की ओर वापस जाना शुरू कर दिया। वेल और अल्फ्रेड स्टेशन पर तब पहुंचे जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था। आसमान नारंगी और लाल रंग के रंगों से नहाया हुआ था। स्टेशन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक दूसरे को सिर हिलाया और अलग हो गए, और स्टेशन के प्रवेश द्वार के आसपास भीड़ में गायब हो गए। यह एक जानबूझकर लिया गया निर्णय था जो मार्शल नामक एक व्यक्ति की संकीर्णता की समझ से पैदा हुआ था। उस व्यक्ति के संकीर्ण स्वभाव का मतलब था कि अगर उसे पता चला कि अल्फ्रेड ने अग्नि परीक्षण को पूरा करने के लिए मदद ली है तो वह अनावश्यक परेशानी खड़ी कर सकता था, और इसे अनजाने में वेल को अनावश्यक संघर्ष में शामिल होना पड़ सकता था। जैसे ही वेल स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, एक जानी पहचानी आकृति छाया से अलग हो गई जिससे एलियाना प्रकट हुई। जब उसने उसे देखा तो उसका चेहरा एक बड़ी मुस्कान में बदल गया। उसकी राहत स्पष्ट थी। भाई, उसने कहा, उसकी आवाज़ राहत और खुशी से भरी हुई थी। तुम वापस आ गए। वेल ने अपनी सामान्य रूप से भावशून्य निगाहों में आश्चर्य की एक झलक झिलमिला दी। यह विश्वास करना कठिन था कि उसे अपना परीक्षण पूरा किए हुए, सीमांत में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त किए हुए कई घंटे हो चुके थे, और फिर भी वह यहाँ थी, अपने प्रेमी से लिपटी एक भोली लड़की की तरह उसका इंतजार कर रही थी। उसने उससे ऐसी भावुकता की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें इंतजार करने की ज़रूरत नहीं थी, उसने शांति से कहा। उसकी आवाज़ स्थिर थी, जिससे उसे होने वाले आश्चर्य का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। एलियाना ने अपनी आंखें घुमाईं, उसके हाथ उसके कूल्हों पर टिक गए। बेशक, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा करना चाहती थी, उसने कहा। इसके अलावा मुझे कुछ पूछना था। ओह, वेल ने एक भौं उठाई। उसकी जिज्ञासा उसके सामान्य रूप से भावशून्य व्यवहार के बावजूद बढ़ गई। उसकी नज़र ने उसकी नज़र को थाम लिया। उसकी नज़र की तीव्रता ने उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया। तुमने बिना घायल हुए परीक्षण पूरा कर लिया है न? उसने पूछा और अपनी नज़र उस पर घुमाई। वेल इस सवाल से हैरान रह गया। उसने उससे आंख नहीं मिलाई और सोचा, शायद वह इतनी दयालु और विचारशील है क्योंकि वह एक नन है, चर्च ऑफ लाइट से जुड़ी है, या शायद इसलिए क्योंकि मैं उसका पहला क्रश हूँ, या शायद दोनों ही हैं।
चर्च ऑफ लाइट ने अपनी ननों को प्यार में पढ़ने से मना नहीं किया। उनके धर्म में इसे असामान्य नहीं माना जाता था और निश्चित रूप से अनसुना भी नहीं था। वास्तव में इसके बिल्कुल विपरीत सलाह दी गई थी। चूंकि यह एक ऐसी दुनिया थी जहां मानव आबादी कुछ मिलियन तक कम हो गई थी, जहां हर दिन मनुष्यों के लिए एक निर्मम वातावरण के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई थी, यहां तक कि राज्य के नंबर 1 धर्म द्वारा भी प्रेम को प्रोत्साहित किया गया था। प्रेम को आशा की किरण के रूप में देखा गया, मानवता की दृढ़ इच्छाशक्ति और अपने वंश को जारी रखने का प्रतीक। इस प्रकार, हालांकि एलियाना को वेल पर उस दिन से बहुत बड़ा क्रश हो गया था जब उसने उसे मौत के दरवाजे से बचाया था, लेकिन उसे दोषी महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय वह कबूल करना चाहती थी कि वह उसे पसंद करती है और उससे डेट करना चाहती है, और अगर उसका मिशन उसे रोक नहीं रहा होता तो वह ऐसा करती। इसके अलावा उसके लिए उसका स्नेह बढ़ता गया क्योंकि वह लगातार उनकी कठोर दुनिया में उसकी मदद करता रहा। यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह तब तक शांति महसूस नहीं कर सकती थी जब तक वह सुनिश्चित न कर ले कि वह ठीक है। वेल अब उसकी भावनाओं से अनजान नहीं थी। हालांकि उसने कभी भी उसके लिए अपने प्यार को खुलकर कबूल नहीं किया था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत कुछ बयां कर रही थीं। वह जानता था कि वह उस पर बहुत ज्यादा फिदा थी, कि कुछ मीठी बातों से वह उसे अपने आलिंगन में ले सकता था, लेकिन वह अभी भी हैरान था कि वह उसके लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार थी। शायद मैं इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, उसने सोचा। हाँ, मैंने किया, एलियाना। ये देखकर कि वह उसके लिए ईमानदारी से चिंतित थी, वेल ने ईमानदारी से जवाब दिया। जैसे ही उसने बात की, वह उसके करीब चला गया, जिससे उनके बीच पहले से ही दूरी कम हो गई। उसकी निकटता ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी, उसके गालों पर गुलाबी रंग की एक लाली छा गई। उसने बदलाव को महसूस किया, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि वह अपनी भावनाओं को छिपाने में कितनी खराब थी। अब उनके बीच की दूरी लगभग न के बराबर थी, उनके होंठ खतरनाक रूप से करीब थे। उसकी सांस अटक गई, उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने उसकी निगाह पकड़ी, उसकी आंखें चौड़ी और सवालिया थीं। हालांकि होश में आने पर वह एक कदम पीछे हटी, उसके होठों पर एक घबराई हुई मुस्कान थी। अच्छा, वह हकलाते हुए कहने में कामयाब रही, उसकी नज़र उसकी नज़र से बच रही थी। बस इतना ही मैं जानना चाहती थी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें फ्रंटियर में देखूंगी। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वेल ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चुप हो गई, उसकी सांस उसके गले में अटक गई, फिर उसने मुड़कर उसे देखा, उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ी हुई थीं। क्या? अगर मैं घायल हो जाती तो तुम क्या करती? वेल ने पूछा, उसकी आंखें उसकी आंखों को बंदी बनाए हुए थीं। उसकी निगाह में एक अनकहा वादा था, एक खामोश चुनौती। वह इसे स्पष्ट रूप से पढ़ सकती थी, अगर वह ईमानदारी से जवाब देती तो उनके बीच कुछ सार्थक होने की संभावना थी। लेकिन अगर वह झूठ बोलती या उसका जवाब उसे पसंद नहीं आता, तो उनका रिश्ता कभी भी दोस्ती से आगे नहीं बढ़ पाता। उसे यह संभावना एक ही समय में खूबसूरती से डरावनी और रोमांचक लगी। मैं अपने मामलों को एक तरफ रख देती और तुम्हें ठीक कर देती, उसका जवाब उसके होठों से निकल गया, इससे पहले कि वह इस पर ज्यादा सोच पाती। चाहे कितना भी समय लगे, वेल ने पूछा, उसकी नज़र कभी नहीं डगमगाए। एक विराम था, उसने उसकी नज़र पकड़ी, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, फिर आखिरकार उसने सिर हिलाया, फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, चाहे कितना भी समय लगे। वेल एक पल के लिए चुप हो गई, उसके जवाब को सुनकर। वह नहीं जानती थी कि वह वही है जिसकी सेवा उसका भगवान चाहता था, फिर भी उसने इस तरह से जवाब दिया। इसका मतलब था कि वह उसे अपने मिशन, अपने भगवान के आह्वान से ज्यादा महत्व देती थी। जब बात उसके सामने आई तो वह अपनी खुद की मान्यताओं को चुनौती देने को तैयार थी। उसके लिए उसकी भावनाएं प्रबल थीं, वह इतना जानता था। उसके दिल में प्यार का बीज तब बोया गया था जब उसने उसके भाई को बचाने में उसकी मदद की थी। ये तब बढ़ा जब उसने उसे निश्चित मृत्यु से बचाया, और ये तब परिपक्व हुआ जब उसने बदले में कुछ भी मांगे बिना उसे अग्नि परीक्षा से गुजरने में मदद की, सिवाय एक मूर्खतापूर्ण प्रार्थना के। एलियाना के लिए वेल की भावनाएं प्रबल नहीं थीं। वह उससे प्यार नहीं करता था, न ही वह कह सकता था कि वह उसे खास तौर पर पसंद करता है। उसका दिल, जो आम मानवीय भावनाओं से अछूता था, उस तरह के स्नेह की गहराई को महसूस नहीं कर सकता था जैसा कि वह उसके लिए करती थी। वह उसके शब्दों से बह नहीं गया, नहीं जब वह उसके आसपास थी तो उसे खुशी का एहसास हुआ। हालांकि उसकी भावनाएं या उनकी कमी उसे उसके प्रति उदासीन नहीं बनाती थीं। वह एलियाना के बारे में उत्सुक था, उसकी क्षमता के बारे में कि वह केवल प्रार्थना करके जीवन रक्षक ढाल जैसी शक्तिशाली शक्ति को बुला सकती है। उसने उस ढाल की ताकत, उससे निकलने वाली ऊर्जा को उस समय महसूस किया था जब वह खुद को मौत के कगार पर पाया था। ढाल उसका उद्धारकर्ता थी, जिसने उसे भयानक स्वर्गीय क्लेश से उबरने में मदद की। ये तब सामने आई थी जब उसे इसकी सबसे कम उम्मीद थी, लेकिन इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, और यह एलियाना की प्रार्थनाएं थीं जिन्होंने इसे सामने लाया था। इसके अलावा जब उसने हाल ही में उसके लिए प्रार्थना की तो उसे रक्षा का चिन्ह मिला, एक और जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता।
वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या वह जब भी उसके लिए प्रार्थना करेगी इस शक्ति को बुलाना जारी रख सकती है। क्या शक्ति हमेशा उसकी प्रार्थनाओं का जवाब देगी? अगर ऐसा है तो क्या उसे किस्मत नहीं मिलेगी अगर वह उस पर एकाधिकार कर ले? इसके अलावा वह उसके रहस्यमय रक्त के पीछे के रहस्य को समझना चाहता था। क्या उसकी रक्तरेखा इस उल्लेखनीय शक्ति का कारण हो सकती है? वह जानता था कि रक्तरेखाएं अपनी दुनिया में महत्वपूर्ण शक्ति रखती हैं, जो अक्सर अद्वितीय क्षमताएं या प्रतिभाएं प्रदान करती हैं। क्या एलियाना की जीवन रक्षक ढाल को बुलाने की क्षमता उसकी अद्वितीय रक्तरेखा का प्रकटीकरण हो सकती है? और अगर ऐसा है तो वास्तव में उसकी रक्तरेखा क्या थी? उसे इतना खास क्या बनाता है कि केवल शब्द ही एक ऐसी शक्ति बन गए जो मृत्यु को चुनौती दे सकती है? वह डिटेक्ट का उपयोग करके इन सवालों के जवाब नहीं पा सका। उसने एक बार उस पर इसका इस्तेमाल किया था और इससे जो जानकारी मिली वह दयनीय थी। इस प्रकार जिज्ञासा ने उसे परेशान किया और उसमें उसकी रुचि को बढ़ाया। वह एलियाना की शक्ति के पीछे के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ था, भले ही इसके लिए उसे उसका प्रेमी बनना पड़े। आखिरकार वैल के लिए ज्ञान ही शक्ति थी। वह शुरू से ही एलियाना की ओर आकर्षित था, स्नेह से नहीं बल्कि सहज जिज्ञासा से। प्रार्थनाओं को जीवन रक्षक ढाल में बदलने की उसकी अनोखी क्षमता ने उसे आकर्षित किया। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि इसका उसके रहस्यमय वंश से कुछ लेना देना है, लेकिन जब तक वह उसे अच्छी तरह से नहीं जान लेता तब तक वह निश्चित नहीं हो सकता था। इस प्रकार उसने उसके प्रति उसके स्नेह को एक अवसर के रूप में देखा, उसके भीतर छिपे रहस्य के करीब जाने का एक कदम। अगर वह उसका प्रेमी बन सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर वह भावनात्मक रूप से निर्भर हो, तो वह स्वाभाविक रूप से उसके प्रति अधिक खुल जाएगी और इससे उसके लिए उसके वंश में छिपे रहस्यों को उजागर करना आसान हो जाएगा। वह अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए उसकी भावनाओं का अपने लाभ के लिए दोहन करना चाहता था। आखिरकार उसने तर्क दिया, भावनाएं चीजों की भव्य योजना में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। यह एक ठंडा गणनापूर्ण दृष्टिकोण था, लेकिन उसका मानना था कि यह आवश्यक था। वेल में भावनाओं और बुद्धिमत्ता की कमी थी, लेकिन उसने चालाकी और चतुराई से इसकी भरपाई की। उसने अपनी योजना को हेरफेर के कार्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि एलियाना की पहेली के बारे में अधिक जानने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा। चाहे वह नैतिक था या नहीं, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वह केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित था, एलियाना की रहस्यमयी रक्तरेखा के रहस्यों को उजागर करना। जहां तक वेल का सवाल है, अंत साधनों को सही ठहराता है, और शक्ति और ज्ञान के इस खेल में वह विजेता बनना चाहता था। वह एक शिकारी था जो हमेशा ऐसी जानकारी की तलाश में रहता था जो उसे इस खतरनाक दुनिया में बढ़त दिला सके। तुम्हें पता है एलियाना, तुम पहली महिला हो जिसने अपने मिशन के बजाय मुझे चुना है। अपने पिछले जीवन में वेल का अस्तित्व कर्तव्य और सहज ज्ञान से बंधा हुआ था। जब वह अपने अंतिम 20वें दशक में था तो उसे अपने भाड़े के सैनिकों के समूह के लिए एक वारिस की तत्काल आवश्यकता थी। एक इंसान केवल इतने लंबे समय तक ही जीवित रह सकता है, और उसके प्रशिक्षण और खतरनाक मिशनों के जीवन ने उसे चोटों से भर दिया था जो निश्चित रूप से उसके अंत को शीघ्रता से लाएंगे। इस प्रकार अपनी युवावस्था के भोलेपन और इस तथ्य के कारण कि उसके पास सीमित समय था, उसने एक ऐसी महिला की तलाश की जो उसे बच्चा दे सके, कोई ऐसी जो उसके मानदंडों पर खरी उतरे। वह कोई ऐसी महिला नहीं थी जिससे वह प्यार करता था, न ही उसके मन में उसके लिए कोई स्नेह था। उनका मिलन एक लेन देन से अधिक था, उसके लिए वित्तीय स्थिरता और उसके लिए एक वारिस। यह एक अपरिपक्व निर्णय था जिसे उसका वर्तमान स्व स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि जिस महिला से उसने विवाह किया वह नहीं थी जो उसने खुद को चित्रित किया था। वह आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही एकमात्र विश्वविद्यालय की छात्रा नहीं थी। वह एक दुश्मन जासूस थी जिसने स्क्रीनिंग को सफलतापूर्वक पास करते हुए उसके रैंक में घुसपैठ की थी, प्रक्रिया इसलिए क्योंकि उसके अपने ही एक आदमी ने प्रलोभन में आकर उसे धोखा दिया था। वह झूठे बहाने से उसके पास पहुंची, उसे अपने आकर्षण में फंसाने और जब उसका पहरा कम हो जाए तो उसे मार डालने के इरादे से। लेकिन उनके सबसे अंतरंग पल के दौरान उसकी हत्या करने की उसकी कोशिश विफल हो गई। उसने बदला लिया और इसके बजाय उसकी जान ले ली। उसके रैंक में गद्दार ने वही भाग्य साझा किया, गुमराह प्यार की भारी कीमत। तब से वेल ने खुद से एक प्रतिज्ञा की, वह केवल उस महिला के साथ संबंध बनाने पर विचार करेगा जिसके बारे में वह सब कुछ जानता हो, एक ऐसी महिला जो उसे सबसे अधिक महत्व देती हो। एलियाना उसके लिए एक पहेली थी। वह उसे एक नन के रूप में जानता था जिसके पास एक भाई, एक असामान्य शक्ति और एक उच्च शुद्ध रक्तरेखा थी। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि एक रहस्य थी, एक अनपढ़ी किताब। उसके लिए ऐसी महिला से प्यार करना असंभव था। उसके बारे में उसकी जिज्ञासा और एक उपकरण के रूप में उसके संभावित मूल्य एकमात्र कारण था कि उसने उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। एलियाना की सांस रुक गई। वेल, शशश। उसने अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप करा दिया। उसकी निगाहें अभी भी उसके होठों पर टिकी हुई थीं। शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। वेल एलियाना के और करीब झुक गया। उसकी सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं और उसकी आंखें उसे बंदी बनाए हुए थीं।
उसी समय उसके होंठ उसके होठों से बस एक फुसफुसाहट की दूरी पर थे। ये स्पष्ट था कि वह उसे अंतिम निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे रहा था। उसकी आंखों में एक चुनौती, एक मौन प्रश्न चमक रहा था जिसका उत्तर वह चुन सकती थी या टाल सकती थी। यह उनके रिश्ते का चौराहा था और उसने निर्णय उसके हाथों में छोड़ दिया। यह एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। जब बाद में उसे पता चलता है कि वह नहीं है जो वह सोचती थी, तो अगर वह उसके साथ रहने का फैसला करती है तो उसके पास खुद को छोड़कर किसी और को दोष देने के लिए कुछ नहीं होगा। एलियाना अपने सामने खड़े आदमी से मंत्रमुग्ध होकर उनके होठों के बीच मौजूद छोटे से अंतर को बंद करने से पहले एक पल रुकी। अच्छा, शिकार ने चारा खा लिया है, अब मुझे उसे फंसाना है। जैसे ही उसके होंठ उसके होठों से मिले, वेल हरकत में आ गया। उसके हाथों ने उसके चेहरे को सहलाया, उसके सिर को इस तरह झुकाया जिससे उसका चुंबन गहरा होता गया। उसकी उंगलियां उसके जबड़े के चारों ओर कस गईं, जैसे उसके होंठ उसके होठों से टकरा रहे थे। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसकी जीभ उसके होठों पर लगातार दबाव डाल रही है। एलियाना, अनुभवहीन और अभिभूत, ने उसे नियंत्रण लेने दिया, एक मधुर समर्पण जिसने वेल को और प्रोत्साहित किया। उसके अथक हमले के तहत उसने अपने होंठ खोले। तुरंत उसकी जीभ उसके मुंह के अंदर घुस गई, उसके दांतों पर घूमती हुई और उसके गाल के अंदरूनी हिस्से को छूती हुई उसके साथ एक आकर्षक नृत्य में जुड़ गई। वेल उसे यह एहसास दिला रहा था कि उनका रिश्ता कैसा हो सकता है। अगर उसके जीवन में उसके जैसा कोई आदमी होता तो उसे कितना आनंद मिलता। क्या प्यार किए जाने का यही एहसास होता है? ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बेहतर है। उसका चुंबन ऐसा था जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ये जोरदार था फिर भी कोमल, भावुक था फिर भी गणना करके। इससे उसकी नसों में बिजली का एक झटका सा दौड़ गया, जिससे उसके घुटने मुड़ गए और उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक चुंबन उसे इस तरह महसूस करा सकता है, कमज़ोर, नशे में और पूरी तरह से एक आदमी की दया पर। वेल के कुशल चुंबन ने उसे विरोध करने के बारे में सोचने का मौका नहीं दिया, जिससे वह वासना के कुंड में और भी गहराई तक गिर गई। उनके होंठ एक साथ हिल रहे थे, एक दूसरे को तलाश रहा था, कुछ भी अछूता नहीं छोड़ रहा था। जब वे आखिरकार अलग हुए तो लार की एक पतली धार उसके होंठों से उसके होंठों तक फैली और टूट गई। इस आदान प्रदान से एलियाना की सांस फूल गई, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि वह अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वेल ने देखा कि एलियाना अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उसे उस पर जो प्रभाव पड़ा वह उसे पसंद आया, उसे बेचैन और बेदम कर दिया। अंदर ही अंदर वह मुस्कुराया। उसकी योजना गति में थी और पहला कदम पूरा हो चुका था। अब लंबा खेल खेलने का समय आ गया था। वह उसके करीब जाएगा, उसके रहस्यों को उजागर करेगा, उसकी शक्ति की गहराई का पता लगाएगा और उस पर एकाधिकार करने की योजना तैयार करेगा। मौत को चुनौती देने की शक्ति, यहाँ तक कि उसके जैसे भावनात्मक रूप से विकलांग व्यक्ति भी इसके लिए लालची था। मैं अब मार्शल को अपनी ट्रॉफी सौंप दूंगा, वेल ने कहा, उसकी आवाज़ पहले से थोड़ी नर्म थी। तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं करते ताकि हम दोनों एक साथ फ्रंटियर में जा सकें? क्या तुम जाओगी? एलियाना ने उसकी निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं की, उसके गाल अभी भी उनके चुंबन से लाल हो रहे थे। जब उसने सिर हिलाया तो उसकी आंखें कहीं और थीं। हाँ, मैं जाऊंगी। हालांकि 3 शब्द धीरे से बोले गए थे, लेकिन उनमें एक वादा था जिसे वह निभाना चाहती थी। वेल ने दूर जाने से पहले उसे एक मुस्कान दिखाए। उसकी धीरे धीरे ढलती पीठ को देखते हुए एलियाना ने अपनी उंगलियों से अपने धमकाने वाले होठों को छुआ, मानो उस चुंबन, अनुभूति और स्वाद को फिर से जीने की कोशिश कर रही हो जो उसके पति ने उसे दिया था। ये सोचते हुए कि उसने किस तरह से उनके चुंबन में उस पर अपना वर्चस्व जमाया था, उसके गालों पर लाली छा गई और उसकी आंखें वासना और अनगिनत अन्य इच्छाओं से चमक उठीं। हे दयालु प्रभु, मैं अपना विनम्र धन्यवाद अर्पित करती हूँ इस आदमी को मेरे जीवन में लाने के लिए, और जब मैं सबसे अकेला महसूस करती थी तब उसे मेरे साथ खड़ा करने के लिए धन्यवाद। वह मेरी चट्टान बन गया है, तूफान में मेरा आश्रय। उसे आशीर्वाद दें मेरे प्रभु, क्योंकि उसने प्रतिकूल परिस्थितियों में मुझ पर दया और साहस दिखाया है। हमारे रास्ते आपस में जुड़े रहें और हम जो भी साथ आए उसका सामना करें, और मुझे भी उसके साथ खड़े होने की शक्ति प्रदान करें जैसे वह मेरे साथ खड़ा रहा है। उसने प्रार्थना की। लगभग उसी समय वेल के सामने एक अप्रत्याशित सिस्टम नोटिफिकेशन आया जो एलियाना से खुद को माफ कर चुका था और भीड़ में गायब हो गया था। डिंग, बधाई हो होस्ट, रहस्यमय रक्त वाली एक युवती ने ईमानदारी से आपके लिए प्रार्थना की है। अगले कुछ घंटों के लिए आपका भाग्य काफ़ी बढ़ गया है। यदि आप इस समय के दौरान एक माध्यमिक वर्ग को पंजीकृत करना चुनते हैं तो आप एक असाधारण विशेषता और कौशल प्राप्त करेंगे। संदेश पढ़ते ही वेल का दिल धड़क उठा। उनका प्रारंभिक अनुमान था कि एलियाना की प्रार्थनाएं केवल जीवन रक्षक ढाल प्रदान करती हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनमें कहीं अधिक क्षमता थी। दिलचस्प, वह न केवल किसी को निश्चित मृत्यु से बचाने की शक्ति रखती है, बल्कि किसी के पक्ष में भाग्य के तराजू को भी झुका सकती है।
ऐसी दुनिया में जहां हर लाभ मायने रखता है, उसकी क्षमताएं किसी चीट कोड से कम नहीं हैं। वह जितना मैंने शुरू में सोचा था उससे कहीं अधिक विशेष है, एक अमूल्य रत्न, मेरे जीवनकाल में मिले किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान। और इस रत्न पर मेरी छाप पड़ रही है। अब जब वह मेरी मुट्ठी में आ गई है तो मैं उसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। निश्चित रूप से उसके मन में एक योजना बनी। मैं उस पर प्यार की वर्षा करूंगा, इतना कि मुझे छोड़ने का विचार उसके मन में कभी नहीं आएगा। वह मुझसे और भी अधिक प्यार करने लगेगी, और जब लोहा गर्म होगा तो मैं वार करूंगा। मैं प्रकट करूंगा कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसकी सेवा उसका ईश्वर चाहता है। ये रहस्योद्घाटन उसे मुझसे बांध देगा, जिससे उसका मुझे छोड़ना असंभव हो जाएगा। इसके अलावा जब तक मैं उसे चोट नहीं पहुंचाता और उससे सच्चाई नहीं छिपाता, तब तक भले ही मुझे पता हो कि मेरा प्यार झूठा है, वह मेरे साथ रहेगी, पूरी तरह से प्रतिबद्ध और आनंद से अनजान। उसकी नज़र में मैं वह आदमी रहूंगा जिसने उसे बचाया, वह आदमी जो उससे बहुत प्यार करता है, वह आदमी जिसे बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन केवल वही पाती है। ये हम दोनों के लिए जीत की स्थिति है। अल्फ्रेड ने मार्शल के पास जाकर अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी और डायरवुल्फ का कटा हुआ सिर पेश किया। उसने उसे मेज पर फेंक दिया, जिससे उसके ऊपर रखी विभिन्न वस्तुएं टकराने लगीं। सिर की जांच करते समय मार्शल की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि अल्फ्रेड जीवित वापस आएगा, चुनौती पूरी करना तो दूर की बात है। तुमने इसे कैसे मारा? मार्शल ने थूका, उसकी आवाज़ अविश्वास और डर जैसी कुछ चीज़ों से भरी हुई थी। इस सवाल पर अल्फ्रेड की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई, साधन संपन्न और चालाक बनकर। तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं? मार्शल ने जवाब दिया, उसका चेहरा लाल हो गया। तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए, वरना। या फिर क्या? अल्फ्रेड ने उसे बीच में ही रोक दिया, उसका स्वर ठंडा था। तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे फिर से मारो। मत भूलो कि मैं किस घर से हूं। मेरे पिता से एक साधारण शिकायत ही इस मामले को तुम्हारे स्वामी तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगी। इस बार तुम गलत साबित होगे। मैंने अग्नि परीक्षा पास कर ली है और सीमांत में प्रवेश करने का हकदार हूं, लेकिन तुम मुझे रोक रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि थंडर का भगवान उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो उसके शब्दों के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं। उसने शब्दों को हवा में लटका दिया, खींची हुई धनुष की डोरी की तरह तनावपूर्ण। थंडर के भगवान, जिन्हें उत्तरी सीमांत के पर्यवेक्षक और थंडरस्पीयर जनजाति के स्वामी के रूप में भी जाना जाता था, द्वारा स्थापित नियम सीधे साधे थे। जो कोई भी परीक्षण पास करता था, चाहे वे किसी भी तरीके से काम करें, उसे उत्तरी सीमांत में प्रवेश की अनुमति थी। थंडर का भगवान अपने स्वयं के नियमों की भयंकर सुरक्षा के लिए कुख्यात था। उनकी अवहेलना करना, उनके अधिकार को चुनौती देना, यह एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी, और मार्शल भी इस तरह का जोखिम उठाने से बेहतर जानता था। अल्फ्रेड के कटु शब्दों पर मार्शल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानता था कि वह फंस गया है। हो सकता है कि वह अल्फ्रेड को पसंद न करता हो, लेकिन वह अपनी जान को अपनी दुश्मनी से ज्यादा महत्व देता था। इसलिए एक गहरी सांस के साथ उसने कहा, ठीक है, तुम सीमांत में प्रवेश कर सकते हो। हालांकि उसकी आंखें अल्फ्रेड को घूरते हुए जहरीली थीं। लेकिन मैं तुम पर नजर रखूंगा, बच्चे। बेहतर होगा कि तुम कोई परेशानी न करो। उसकी आवाज़ धीमी थी, जिसमें अल्फ्रेड के लाइन से बाहर निकलने पर प्रतिशोध की अघोषित धमकी थी। मार्शल के शत्रुतापूर्ण शब्द अल्फ्रेड के लिए हवा में फुसफुसाते हुए थे, क्योंकि उसने एक साहसी स्वभाव के साथ बूढ़े व्यक्ति की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मार्शल के चेहरे पर तुरंत ही घबराहट छा गई, क्योंकि उसने मौन अनुरोध पर सवाल उठाया, तुम क्या चाहते हो? अल्फ्रेड ने एक अलग थलग उदासीनता के साथ उत्तर दिया, आप उत्तरी सीमांत के रीति रिवाजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, मार्शल। ये दिखावा बंद करो और ताबीज और मेरे योगदान अंक सौंप दो। मार्शल को अपमान का एहसास हुआ, उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह मूर्खता करते हुए पकड़ा गया था। बिना कुछ कहे उसने एक ताबीज और 300 अंकित कार्ड सौंप दिया। विजयी भाव से अल्फ्रेड ने अपनी जायज संपत्ति ली और फ्रंटियर के निचले शहर में चला गया, अपने पीछे एक उग्र मार्शल को छोड़ गया। थोड़ी देर बाद वेल आइसफैंग लिंक्स के कटे हुए सिर को हाथ में लेकर मार्शल के पास आया। उसने इसे अपनी शापित कलाकृति के पॉकेट आयाम से एकांत स्थान पर जिज्ञासु आंखों से दूर निकाला था। वह सदियों पुरानी इस मान्यता के अनुसार जी रहा था कि एक कंगाल व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित खजाने से नहीं, बल्कि उसे बचाने की ताकत के बिना उसे दिखाने की हिम्मत से मरता है। वह मुसीबत को आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि वह अपने धन को सार्वजनिक रूप से न दिखाए। मार्शल ने वेल को देखते ही स्वीकृति में सिर हिलाया। अच्छा किया, बेटा। फिर उसने वेल को नियम समझाना शुरू किया, जैसा उसने अल्फ्रेड को समझाया था। चूंकि आपने परीक्षण पास कर लिया है, इसलिए आपने खुद को फ्रंटियर में प्रवेश करने और एक तावीज़ प्राप्त करने के योग्य साबित कर दिया है। चूंकि आपने एक आइसफैंग लिंक्स को हराया है, इसलिए आपको 200 योगदान अंक भी दिए जाएंगे। उन्होंने वेल को एक तावीज़, एक साधारण दिखने वाला काला पत्थर जो एक तार से लटका हुआ था, और एक कार्ड जिस पर 200 अंकित था, दिया।
वेल को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने क्या किया। वेल की जिज्ञासा को भांपते हुए मार्शल ने कहा, कोई भी सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। तावीज़ और योगदान अंक का उद्देश्य क्या है? मार्शल ने समझाने से पहले एक गहरी सांस ली। तावीज़ एक बिना रैंक वाली शापित कलाकृति के समान है, जिसे बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है और फ्रंटियर में प्रवेश करने के अधिकार वाले प्रत्येक व्यक्ति को जारी किया जाता है। यह आपकी पहचान का प्रतीक है और आपके खून की एक बूंद से आपको बांधा जा सकता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह आपको शैतानों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बस इसे अपने दरवाजे पर लटका दें और कोई भी शैतान आपकी अनुमति के बिना आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये तावीज़ महत्वपूर्ण संदेशों, विशेष रूप से आसन खतरे की चेतावनी के लिए भी एक माध्यम है। उदाहरण के लिए, जंगल में शैतानों के दिखने पर अलर्ट हो जाएगा ताकि आप जितनी जल्दी हो सके जंगल से बाहर निकल सकें। मेरी ओर से एक सलाह, बेहतर होगा कि आप इसे हमेशा अपने पास रखें। जहां तक योगदान बिंदुओं की बात है, मार्शल ने आगे कहा, वे सीमांत क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली एकमात्र मुद्रा हैं। आप कार्ड पर अपना बैलेंस देख सकते हैं। मैंने आपको जो 200 अंक दिए हैं, वे आपको सीमांत क्षेत्र में बसने से कहीं ज़्यादा मदद करेंगे। वेल ने जो कुछ भी बताया गया था उसे समझ लिया। ये इस नई जगह के नियम थे और अगर वह उत्तरी लोगों के बीच जीवित रहना चाहता था तो उसे उनके अनुसार चलना था। मैं समझ गया, ये जानकर अच्छा लगा। धन्यवाद सर मार्शल, आपका स्पष्टीकरण वास्तव में ज्ञानवर्धक है। वेल ने आभार व्यक्त किया, उसकी आवाज़ कर्ज में डूबे सज्जन की गर्मजोशी की नकल कर रही थी। सार्वजनिक रूप से, वेल को समाजवादी का मुखौटा पहनने की आदत थी। वह दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण होने के महत्व को समझता था। वह दूसरों की तरह भावनाओं को महसूस नहीं करता था, लेकिन वह दिखावा करना जानता था। सामाजिक मानदंडों की नकल करने की यह क्षमता आवश्यकता से पैदा हुई थी और समय के साथ पूर्णता तक पहुंच गई। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मार्शल एक तुच्छ व्यक्ति होने के नाते, यदि उसे उसके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद नहीं दिया जाता तो संभवतः परेशानी होती, और वेल इस बिंदु पर कोई अनावश्यक संघर्ष नहीं चाहता था। इस प्रकार, हालांकि वह आभारी महसूस नहीं करता था और सोचता था कि मार्शल बस अपना काम कर रहा था, उसने अपना आभार व्यक्त किया। वेल के शब्दों पर मार्शल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उत्तरी सीमा पर आपका स्वागत है, लड़का। ऐसा लग रहा था जैसे वेल के शब्दों की गर्मजोशी ने उस आदमी के ठंडे व्यवहार के एक छोटे से हिस्से को पिघला दिया था। मार्शल ने पाया कि वह लड़का उसे पसंद करता है। वेल व्यवहारिक, समझदार और समझदार था, ऐसे गुण जो नौसिखियों में बहुत दुर्लभ थे। हो सकता है कि वह वेल की भावनात्मक दुर्बलता या मानवीय भावनाओं की नकल करने की उसकी क्षमता के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन अभी के लिए मार्शल वेल द्वारा पहने गए मुखौटे से संतुष्ट था। उसे उम्मीद थी कि लड़के की खातिर फ्रंटियर उसके प्रति दयालु होगा।